बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग। यार 30 लोग, यार ऐसे मत करो यार, इतने अच्छे सेशन में भी 30 लोग आ रहे हो तो फिर तो बेकार है। आज तो यार यूट्यूब सेशन, आई मीन यूट्यूब क्या मतलब, ठीक है यूट्यूब है दैट्स फाइन, बट यहाँ पे हाँ राइट, वो नहीं है, ठीक है ऑलराइट। सो अभी तो आज हम गाइज लाइव भी हैं, ऑलराइट। तो आई एम श्योर आप सबको आज बहुत अच्छा सेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट गाइस। आज हमारा जो सेशन है, पहले मैं बता देता हूं, जो मेरे स्टूडेंट ऑलरेडी जूम पे देख रहे हैं, तो एक बार बात कर लो यार, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके जल्दी से सबको बुला लो, ठीक है। कोई जॉब गारंटी कोर्स नहीं है, जॉब असिस्टेंस कोर्स नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। यहाँ पे श्वेता सिर्फ और सिर्फ हम जो करते हैं आपको स्किल्स पे काम कराते हैं, दैट्स इट। कोई गारंटी वारंटी नहीं है, गारंटी वारंटी ये सब आपका काम है, हमारा काम है आपको स्किल्ड कराना, दैट्स इट, राइट। पहली बात क्लियर कर देता हूं दोस्तों, ये जो सेशन है ये इंटरव्यू का सेशन है। ये फ्री सेशन जो हमारा चल रहा है, ये जो आज सेशन है ये इंटरव्यू का है। और जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या क्या है कोर्स, कैसा है कोर्स, लेट मी क्लियर यू गाइज। जो हमारा कोर्स है यहाँ पे बेसिकली, जो हम 21 डेज का ये प्रोग्राम है, ये लर्निंग प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर, कि अगर आप बैंक में जॉब करते हो, बैंक में कोई जॉब शुरू करते हो, तो बैंक में जॉब करने के बाद आपको जो जॉब मिलती है, ज्यादातर दोस्तों वो सेल्स की जॉब मिलती है। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर सेल्स में जब जाना ही है तो हम ट्रेनिंग क्यों लें, हम कोई ट्रेनिंग क्यों ले? तो लेट मी टेल यू गाइस, जॉब, सेल्स की जॉब करने में आपको जॉब तो लग जाएगी। मान लो आपको जॉब लग भी जाती है, लेकिन आपके पास बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत दिक्कतें होती है। तो उन दिक्कतों का जो सल्यूशन है, उन प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है, उसमें हम आपको यहां पे पूरी तरह से ट्रेन करने वाले हैं, राइट। गारंटी वारंटी कुछ नहीं होता, लाइफ की गारंटी नहीं है, लाइफ की वारंटी नहीं है, राइट। आप जहां पे लाखों रुपए खर्च करके अपने कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज करते हो, वहां पर भी आपको कोई गारंटी नहीं देता, और बच्चे वहां पे जाके पूछते भी नहीं है। खैर एनीवेज वो अलग पार्ट है, बट लेट मी टेल यू, स्किल 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 और स्किल, सब कुछ स्किल होता है। ओके ऑलराइट। सो ठीक है, जिसको जिसको पहले बता देता हूं दोस्तों, यहां पे जो सेशन में करने वाला हूं बीएफएसआई यानी कि बैंक फाइनेंस और इंश्योरेंस में, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और उसका सोल्यूशन, उसका आंसर कैसे दोगे। जिसको कोई दिक्कत नहीं, वो जा सकता है, सेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसको कोई जो एक्सपर्ट है, हर चीज अब आती है, तो आपको ये सेशन आपके आपके लिए नहीं बना, राइट। ऑलराइट, सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है कि यार आपके लिए सेशन, आपको कुछ जरूरत है, आपको कुछ सीखना है, कुछ कमियां है, तो डेफिनेटली आप ये सेशन ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा लेट मी टेल यू, ये बात हो रही है बीएफएसआई अड्डा 24/7 की। एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, चाहे वो अपस्किलिंग के लिए हो, चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो, या फिर आपको फाइनेंशियल अपडेट्स या फैक्ट्स के लिए हो, ऑलराइट। इसके अलावा दोस्तों हमारा 21 डेज का एक फ्री प्रोग्राम चल रहा है, जहां पे आपको ट्रेन किया जा रहा है पूरी तरह से, एक जॉब रेडी, कह सकते हैं जॉब रेडी किया जा रहा है आपको। सेल्स प्रोफाइल अगर आपको मिलती है, तो सेल्स में आप कैसे कैसे अपने आप को कह सकते हो कि अपने आप को आप वहां पे मैनेज कर पाओगे, उस सिचुएशंस को मैनेज कर पाओगे, जो भी प्रोडक्ट आपके पास है उस प्रोडक्ट को किस तरह आपको पिच करना है, कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करना है। अगर आपके ब्रांच सेल्स मैनेजर आपका रिव्यू मीटिंग लेते हैं और आप वहां पे आपका सेल टारगेट नहीं हुआ, तो उस केस में कैसे आपको आंसर करने हैं, कैसे आपको अपने पूरे सिचुएशन, वो पूरा सिचुएशनल बेस मैं आपको यहां पे सिखाता हूं, समझाता हूं दोस्तों। श्वेता, मैं आपका आंसर नहीं करने वाला, क्योंकि आप, मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूं, ठीक है। मैं वैसे भी आपको आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन ऐसे हैं, मैंने ऑलरेडी आंसर किया है, तो आप इसको देख लो क्या है रीजन, क्या मैं बोल रहा हूं। मैंने सिंपल सिंपल सी बात करी है, अगर आपको सेल्स की जॉब मिल रही है दैट्स वंडरफुल, लेकिन सेल्स की जॉब वैसे नहीं मिलती जैसा आपको लगता है। आप अगर सेल्स की जॉब मिल रही है, तो आप उसमें कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप गूगल पे सर्च करोगे, लाखों लाखों रुपए के कोर्सेज हैं सेल्स में। क्यों इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज सेल्स में कोर्स लेके आती है? क्योंकि सेल्स, जो आपको लगता है, आपको सिर्फ 2% पता है, आपको सेल्स के बारे में सिर्फ 2% पता है, बाकी जो 98% है वो आपको पता ही नहीं है। क्योंकि आपको लगता है कि 2% ही सब कुछ है, नहीं, 2% तो कुछ भी नहीं है, अभी आपने शुरुआत भी नहीं की है। चलो एनीवेज गाइस, स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, दैट्स फाइन, दैट्स गुड। और बस यही कहूंगा,
BFSI अड्डा 24/7 एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए, प्लेटफॉर्म इन द सेंस एक चैनल है जिसके जरिए बहुत सारे आपके अलग अलग वीडियोस मैं लेके आता रहता हूं, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ आपको समझ में आता है। अब जरूरी नहीं है कि आप BFSI में ही जॉब कर रहे हो, जरूरी नहीं है। आप कहीं भी जॉब करो, आप कहीं भी जॉब करो, आपको फाइनेंशियल अपडेट्स चाहिए होता है। आप कहीं भी जॉब करो, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, वो हर इंसान को फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, ये जो वीडियोस अपडेट्स हम डालते रहते हैं, दैट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल गाइज। और नेक्स्ट अगर बात करूं, आप कहीं और से हैं तो इस चैनल को जरूर जरूर इसको आप फॉलो करिए, BFSI अड्डा 24/7, क्योंकि यहाँ पे हमारे फ्री कोर्सेज भी आ रहे हैं। दोस्तों, हमने करीब करीब 1 तारीख को हमने अपना ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1 तारीख को। वहां पे जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसका रिजल्ट मुझे काफी अच्छा दिख रहा है। बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो उससे क्या हो रहा है, उससे समझ में आ रहा है कि हाँ, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होगा। हम ये कोई गारंटी वारंटी नहीं देते कि हम आपको जॉब दिलाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अपस्किल कराएंगे, ये फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल गाइज, राइट। जब हमारा 21 दिन का प्रोग्राम है, 20 दिन के बाद 21st को मेरे जितने भी स्टूडेंट ट्रेन हो रहे हैं यहाँ पे, उसमें से हर एक स्टूडेंट का मैं खुद इंटरव्यू लूंगा, ये चेक करूंगा कि आपका लेवल क्या है, आप कहां तक, कितना, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है आपके आपके अंदर। फिर इसको आपको दूसरा तीसरा मौका भी दिया जाएगा। जब आप पूरी तरह से रेडी हो जाओगे तो आप खुद अप्लाई कर सकते हो अलग अलग जगह, अलग अलग कंपनीज में। उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं, मैं कोई ऐसा हम गारंटी वारंटी नहीं देते जॉब को लेकर। आपको, अगर आप सिर्फ इसलिए प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो कि आपको जॉब करनी है, तो क्लियर कर देता हूं, यहां पे कोई जॉब ऑप्शन, जॉब प्लेसमेंट्स नहीं मिलता है। लेट मी क्लियर यू गाइज, यहां पे आपको पूरी तरह से स्किल्ड किया जाएगा और लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कि अड्डा की तरफ से असाइंड होता है। इसके लिए आपको हमारे अड्डा 24/7 चैनल को लॉग इन करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना होगा। वहां पे कोर्स होगा BFSI में जाके आपको कोर्स मिल जाएगा और वहां से आप परचेस कर सकते हैं। कोर्स को खरीदना पड़ेगा, जो कि 0 प्राइस का है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो गाइज, ये सब बातें होती रहेगी, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और अब हम बात करेंगे कि दोस्तों, हमारा जो इंटरव्यू के लिए आप जब जाते हो, आप जब जाओगे इंटरव्यू के लिए BFSI में, आप सेल्स में जाओ, नॉन सेल्स में जाओ, सबसे पहले क्या ध्यान देने वाली है? सबसे पहली चीज दोस्तों, ध्यान देने वाली जो चीज होती है वो होता है आपकी ग्रूमिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप चाहे IBPS के इंटरव्यू में जाओ, आप चाहे किसी प्राइवेट बैंक्स में जाओ, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला जो सबसे एक कह सकते हैं पैरामीटर होता है दोस्तों, वो होता है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब होता है आपके कपड़े, कपड़े कैसे पहनते हो आप चलते फिरते कैसे हो, आपने अपना जो हेयर स्टाइल है वो कैसे रखा है। पता लगा कि आप एक गवर्नमेंट बैंक के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आप शॉर्ट्स पहन के जा रहे हो, आप पैजामा पहन के जा रहे हो, और आप, या हो सकता है प्राइवेट बैंक्स में जा रहे हो, प्राइवेट बैंक्स में और ज्यादा निगरानी रखी जाती है इन सब चीजों पे। दोस्तों, आप कपड़े कैसे पहनोगे? तो लेट मी टेल यू कपड़े कैसे पहने जाते हैं। अगर मैं बॉयज की बात करूं तो दोस्तों, एक प्लेन शर्ट, डार्क पैंट में ज्यादातर, डार्क ट्राउजर्स में ज्यादातर आपकी ब्लैक पैंट या डार्क ग्रे पैंट्स, ये सब ट्राउजर्स आती है। अब पता लगा आप नारंगी कलर की ट्राउजर पहन के जा रहे हो और मतलब हरी कलर की आप शर्ट पहन के जा रहे हो, तो जिसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो वो सब चीजें से हमें बचना चाहिए, राइट। तो आपको क्या पहनना है? आपको लाइट शर्ट पहननी है, प्लेन शर्ट पहननी है, आपको डार्क पैंट पहनना है। ज्यादातर एक ही पैंट होती है जो हम प्रीफर करते हैं, दैट इज ब्लैक कलर की पैंट जो होती है। उसके अलावा आपको सॉक्स पहनना है, राइट। सॉक्स भी बहुत लाइट होनी चाहिए और मैच करनी चाहिए। आप ब्लैक या व्हाइट शर्ट, व्हाइट सॉक्स को आप प्रेफरेंस दे सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट। इसके अलावा शूज, ऑब्वियसली स्पोर्ट शूज नहीं पहनना, ऊपर से नीचे बहुत आप बने ठने और नीचे आप चले गए, आप हवाई चप्पल पहन गए, नीचे चले गए, आप यहाँ पे जूते पहन गए, वो भी सर मैंने अभी अभी वो एयरफोर्स के जूते लिए हैं सर, अभी अभी मैंने वो सब जूते लिए हैं तो मैं वो पहनकर आ गया, तो वो आपको नहीं पहनना, राइट। आपको प्रॉपर शूज जो ब्लैक कलर के होते हैं वो पहनने हैं, या आप ब्राउन कलर के शूज भी पहन सकते हैं। तो लाइट शर्ट, डार्क पैंट विथ लाइट या ब्लैक एंड व्हाइट करके आपका सॉक्स होगा, और आपका शूज ब्लैक या ब्राउन। इसके अलावा आपका जो घड़ी है, आपकी जो वॉच है, आजकल
डिजिटल वॉच चल रही है वो भी चल जाएगा, या फिर आप जो चेन वाली वॉच होती है दोस्तों, वो ज्यादा अच्छा दिखता है अगर आप पैंट शर्ट पहनते हो फॉर्मल्स में, वो एक अच्छा लुक आता है। उसके अलावा टाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। टाई आपको पहननी है, और टाई वो तिरंगा वाली मत पहन लेना कि सर मैं इंडिया में रहता हूं तो मैं जाके इंडिया, अपने इंडिया को प्रेजेंट करूंगा। अरे तुम्हें इंडिया में ही रहना है, तुम इंडिया के ही कंपनी में जा रहे हो, तो इंडिया के ही बैंक में जा रहे हो, तो आपको ये जो टाई होगी वो भी प्लेन होनी चाहिए, लाइट कलर की होनी चाहिए। पता लगा तुमने पार्टी वियर वाली वो टाई पहन ली जो एक सेम साइज होती है, सेम साइज होती है, वो तो बिल्कुल मत पहन लेना, ठीक है। और ऐसा भी नहीं पहनना जो आज से 20 साल पहले पहनी जाती थी कि ऐसे हो रही है फिर ऐसे 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 नीचे से इतनी चौड़ी, तो मतलब जितना तुम्हारा तुम्हारा शरीर नहीं उससे चौड़ा तुम्हारा नीचे का टाई का पार्ट हो गया, तो वो भी बिल्कुल इग्नोर करना भाई, वो भी नहीं करना। नॉर्मल सी सिंपल सी फॉर्मल टाई, राइट, ये पूरा लुक आपको करना है। और हेयर स्टाइल दोस्तों, हेयर स्टाइल जो हेयर स्टाइल का तरीका होता है, साइड से कट होना चाहिए, साइड से एकदम 2 नंबर 1 नंबर पे बोलते हैं ना, 1 नंबर की जो मशीन चलती है वो चलवाओ, और साइड और ऊपर ऊपर से थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, छोटे बाल नॉर्मल बाल होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। पता लगा आप तेरे नाम वाले बाल करके जा रहे हो, कोई तुमसे तुम्हारा इंटरव्यूअर कुछ पूछा, तुम ऐसा करके उसकी उसकी आंखें देख रहे हो, तो ऐसा वाला हिसाब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें बहुत नेगेटिव इंपैक्ट करता है। देखो इन सब से आप, ऐसा नहीं कि आप रिजेक्ट हो जाओगे, लेकिन रिजेक्ट होने की चांसेस बढ़ जाएंगे, याद रखना। इन ये सब पैरामीटर्स हैं, आप इन सब कारणों से ना आप रिजेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो वो नहीं करना। हमें वो सारी चीजें करनी है जो आपको सिलेक्शन वाले रेशियो पे लेकर जाए, ठीक है। चलो अब ये ग्रूमिंग हमें समझ में आई, गर्ल्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। यार देखो गर्ल्स में क्या है ना, गर्ल्स में आपको बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग, आप अगर पैंट शर्ट वाला जो एक अटायर है जो बॉयज पहनते हैं वो अगर करते हो, वो अगर लेते हो विदाउट टाई, तो एक ऊपर से आप ब्लेजर ले सकते हो ब्लैक कलर का, तो वो एक बहुत ही अच्छा लुक आता है। गर्ल्स में स्पेशली व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, और जो ब्लैक बेल्ट होती है पतली वाली ब्लैक बेल्ट। अब लड़कियां चौड़ी वाली ब्लैक बेल्ट मत डाल लेना, चौड़ी वाली बिल्कुल बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होती है। ये सब चीजें थोड़ा सा, सर आपके जैसा हेयर जैसा चलेगा, हाँ मेरे जैसा, जैसे मैंने हेयर स्टाइल रखा है एकदम सिंपल, साइड से मैंने कट लिया है और ऊपर से मैंने नॉर्मल रखा है, तो बिल्कुल वैसा चलेगा। गर्ल्स को ध्यान देना है, गर्ल्स आप सूट पहन सकते हो, साड़ी पहन सकते हो, बट आई एज यू नो ऑल कि साड़ी पहनने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। भाई पहनना तो ठीक है, कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसा कोई भी काम मत करो जिसमें आप कंफर्ट ना हो। जैसे कोई भी काम अपने आपको नहीं करना जिसमें आप कंफर्टेबल फील ना करो, राइट। तो ज्यादातर मुझे लगता है सबसे कन्वीनियंट होता है, या तो आप सूट पहन सकते हो, या तो आप पैंट शर्ट और शूज पहन सकते हो, बेलीज वगैरह पहन सकते हो, ये बेस्ट होता है। एंड हेयर स्टाइल, अगेन हेयर स्टाइल आप लाइक बाल को ओपन मत करो, ज्यादा बेटर होगा। बाल को एक एक पोनी 2 पोनी अपने अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल कर सकते हो आप, लेकिन हमेशा वो फॉर्मल ही होना चाहिए, राइट, ठीक है। ये हो गया ग्रूमिंग का पार्ट। सेकंड जो होता है दोस्तों, सेकंड यानी कि, थैंक यू, यानी कि आपने ड्रेसअप कर लिया, आप चले गए, आपने, आपके पास सीवी है जो आपका रिज्यूमे है। हाँ सलवार सूट पहन सकते हैं श्वेता, सलवार सूट पहन सकते हैं, दैट्स अ गुड ऑप्शन, क्योंकि साड़ी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो सलवार इज द गुड ऑप्शन। एंड उसके अलावा पैंट शर्ट तो है ही ऑप्शन, ठीक है। पैंट शर्ट एज इन फॉर्मल पैंट शर्ट, पैंट शर्ट, ठीक है। सलवार सूट इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। सेकंड जो है, आपने आपको सीवी अपनी रखनी है। सीवी बनाने का तरीका भाई, सीवी में ना दोस्तों बहुत गलतियां करते हैं लोग, सीवी में बहुत गलतियां करते हैं। सीवी में तुम मतलब अपने पूर्वजों का भी अपने इंफॉर्मेशन लिखा है, अरे मुझे क्या करना है, तुम्हारे तुम्हारे परदादा और पर दादा क्या करते थे, मुझे क्या करना है। मुझे, मैं अगर रिक्रूटर हूं तो तुम्हारे परदादा पर दादा से कोई मतलब नहीं है मुझे। मैं अगर बैंकर हूं, बैंक में रिक्रूट कर रहा हूं, तो मुझे कुछ चीजें चाहिए आपसे। जैसे आपका नाम क्या है मुझे ये पता होना चाहिए, आपके सीवी में आपका नाम होना चाहिए, सीवी में आपके बारे में पता लिखा होना चाहिए। और जो तुम लोग ऑब्जेक्टिव लिखते हो ना, अरे सारा ऑब्जेक्टिव कॉपी पेस्ट मत लिखा करो यार, थोड़ा सोच के लिखा करो। ऑब्जेक्टिव होता है ना सीवी पे ऑब्जेक्टिव, वो क्या करते हैं बच्चे, कॉपी पेस्ट मार देते हैं। अरे मत मारो कॉपी पेस्ट। आप बैंक, याद रखो जिस जगह आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जिस इंडस्ट्री में, मतलब बीएफएसआई या बैंकिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो बैंकिंग इंडस्ट्री से रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव लिखो, राइट। और अपने जो आपका नाम है, आपका नाम हमेशा टॉप पे होना चाहिए। आप यहां पे आपने अपना नाम लिखा, राइट, यहां पे मान लो आपने लिखा प्रशांत सक्सेना, नीचे लिखो, नीचे आप कौन से प्रोफाइल के लिए जा रहे हो ना,
मान लो आपको सेल्स में ही देखना है, तो आप लिखो सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट या सेल्स स्पेशलिस्ट। तो उससे ये पता लगा कि आपके अंदर सेल्स का कीड़ा है, राइट। आप बैंक को ही सिर्फ एड्रेस करते हो, बैंक में ही जाना चाहते हो, तो उसमें लिखो बैंकिंग एस्पिरेंट। बैंकिंग एस्पिरेंट, बीएफएसआई एस्पिरेंट। एस्पिरेंट लिखो, सबसे बेस्ट है एस्पिरेंट लिखो। आप स्पेशलिस्ट मत लिखो अभी, क्योंकि स्पेशलिस्ट मतलब आप एक्सपर्ट हो, आपके अंदर कोई अभी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, राइट। आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज है। तो आपको लिखना क्या, आपका नाम, नाम के नीचे लिख दो बैंकिंग एस्पिरेंट या बीएफएसआई एस्पिरेंट, ये लिखो आप। करेक्ट। तो इस तरह कहते हैं ना बच्चे, सर मेरी सीवी बड़ी सिंपल है, तो यही तरीके होते हैं सीवी को थोड़ा अलग बनाने की। हर आदमी ये करना, अपना नाम लिखो, नाम के नीचे लिखो छोटा सा क्या, बीएफएसआई एस्पिरेंट। फिर आगे अपना ऑब्जेक्टिव लिखो। सर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपने अपने मैं मेरा एक विजन है, मेरा एक मिशन है, उस मिशन और विजन को मैं पूरा करूं, जिस भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं वहां पे पूरा नियम के साथ काम करूं, हर काम को अपनी जिम्मेदारी समझूं। ये सब लिखना है आपको। आप कॉपी पेस्ट कर देते हो। बीएफएसआई इंडस्ट्री में जो मैंने सीखा है उसको मैं वहां पे अप्लाई करो ऑब्जेक्टिव में। अगर आप जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उस इंटरव्यू के बारे में, यानी कि उस इंडस्ट्री के बारे में अपने ऑब्जेक्टिव में लिखा है, तो ये भी एक अच्छा इंपैक्ट देता है, राइट। नेक्स्ट समझते हैं। सीवी में आपने ये लिख दिया। फिर आपने पर्सनल डिटेल्स जब आप लिखते हो दोस्तों, पर्सनल डिटेल्स में आप, ठीक है, लैंग्वेज लिख दिया आपने, आपका घर का एड्रेस लिख दिया, ठीक है, आपने अपने फादर का नाम लिख दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, ये सब इंफॉर्मेशन दैट्स फाइन, ठीक है। हॉबीज, देखो मुझे लगता है कि हॉबीज बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है सीवी पे। अगर आप समझो, कई तरह के इंटरव्यूज होते हैं, अगर आप एक स्टैंडर्ड इंटरव्यू की बात करोगे, ठीक है, हॉबी, स्ट्रेंथ, वीकनेस सब लिख डालो, सब लिख डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बैंकिंग में इंटरव्यू के लिए जाते हो, वो भी फ्रेशर लेवल पे। मैं यहां पे अभी सीवी बनाने की जो बात कर रहा हूं, ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो आईबीपीएस में जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो प्राइवेट बैंक्स में जाते हैं उनकी स्पेशली बात कर रहा हूं। कि आप दोस्तों प्राइवेट बैंक्स में जाते हो अगर, तो वहां पे आपको हॉबीज वगैरह मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है हॉबीज लिखने की। मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही पूछ लूंगा आपसे हॉबी, यार मुझे हॉबी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना, राइट। मुझे आपका एजुकेशन जानना है, एजुकेशन को एक्सप्लेन करो, एजुकेशन से में अच्छे से लिखो। आपका स्कूल कौन सा था, स्कूल का बोर्ड कौन सा था, कौन से शहर में था, कौन से ईयर में पास किया, पढ़ाई में क्या किया, इतना लिखो। परसेंटेज मत लिखो, परसेंटेज मत लिखो। पर्सनल डिटेल्स मैंडेटरी है, हाँ पर्सनल डिटेल्स लिखो यार, वो मैंडेटरी है। फिर आपने कॉलेज लिखा, कॉलेज में सेम चीज, कॉलेज का नाम, कॉलेज का एफिलिएटेड कॉलेज कौन सा है, राइट। फिर वहां पे कॉलेज में आपने पढ़ाई क्या किया, और ये सब लिखना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट कौन से थे, राइट। ये हो गया। सबसे ज्यादा जो गलत होता है ना, वो दो चीजें होती है, स्किल्स। यहां पे बच्चे ना स्किल्स लिखते हैं, टेक्निकल स्किल्स में सुनो क्या लिखते हैं, टेक्निकल स्किल्स में लिखते हैं एक्सेल, नहीं यहां पे एमएस नहीं लिखते, सॉरी। सुनना सब लोग गाइस, सुनना सब ध्यान से। यहां पे एक्सेल लिख दिया कि आई हैव अ गुड एक्सपर्टीज इन एक्सेल और एमएस ऑफिस, ये लिख रहे हैं। अरे महाराज, एमएस ऑफिस का ही तो पार्ट है एक्सेल। तुम्हें मतलब तुम्हें पता ही नहीं है इसका मतलब, यहीं पे तुमने ना नेगेटिविटी यहीं पर आ गई, यहीं पे नेगेटिविटी आ गई। तुम एक्सेल भी लिख रहे हो, एमएस ऑफिस भी लिख रहे हो, मतलब तुम कह रहे हो कि सर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे आता है और मुझे विंडोज भी आता है। भाई बच्चे लिखते हैं ये चीज, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, मुझे विंडोज भी आता है। अरे वही है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। तो ये गलती बहुत करते हैं टेक्निकल स्किल्स में। क्यों? क्योंकि भाई कोई टेक्स्ट स्किल तो है ही नहीं, हमें टेक्स्ट की कम से कम 3-4 लाइन तो लिखना होगा, भले कुछ आए ना आए। तो यही लिख देता है, सर हमें एक्सेल भी आता है, सर हमें एमएस ऑफिस भी आता है, एमएस पेंट भी आता है, एमएस पावर पॉइंट भी आता है, एमएस वर्ड भी आता है। एमएस वर्ड लिख दिया, फिर बोलते हैं डॉक्स भी आता है, हमने डॉक्यूमेंट्स में भी काम किया है। फिर लिखते हैं सर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमने किया है, हमने विंडोज भी किया है, हमने विंडोज 9 किया है, विंडोज 10 किया है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग किया है। अरे भाई इससे वो 5-6 लाइन भर देते हैं अपने स्किल्स का, जो कि सिर्फ एक लाइन का है। ये कुछ भी नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करूं मैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसका क्या तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है, तुमने बनाया है ऑपरेटिंग सिस्टम में, नहीं ना। तो उसको वो तो स्किल है ही नहीं यार, वो तो स्किल है ही नहीं। स्किल ये है, आप एक्सेल में क्या क्या आता है वो लिख सकते हो, वो तो कोई लिखता ही नहीं यार। आज तक किसी भी मैंने फ्रेशर के ना सीवी में आज तक नहीं देखा कि एक्सेल में बच्चे क्या क्या लिखता है।
अरे एमएस ऑफिस अगर लिख रहे हो तो एमएस ऑफिस में क्या लिख रहे हो? एमएस एक्सेल है तो एमएस एक्सेल में क्या क्या आता है वो लिखो ना। एमएस एक्सेल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप 4-5 पॉइंट लिखो। पाइवोट आता है सर, मुझे वी लुकअप आता है, एच लुकअप आता है, ये सब लिखो आप, ये सब लिखो। राइट, ये लिखना चाहिए आपके आपके सीवी पे। करेक्ट। उसके अलावा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम मत लिखो। राइट। एमएस ऑफिस में आप लिखना, एमएस ऑफिस में एमएस पावर पॉइंट में ये आता है। और इसके अलावा ये जो भी एमएस पेंट है, डॉक्स है, डॉक्स एंड एमएस वर्ड एक ही होता है यार, डॉक्यूमेंट्स फाइल वही होता है। करेक्ट। और एमएस एक्सेल को पूरा क्लियर लिखो कि एमएस एक्सेल में क्या क्या चीजें आती है। नहीं आती तो मत लिखो भाई, मत लिखो। और दूसरा स्किल होता है प्रोफेशनल स्किल। दोस्तों प्रोफेशनल स्किल ही है एक ऐसी चीज जहां पे बच्चे मात खाते हैं। प्रोफेशनल, सर हमारे पास कोई स्किल ही नहीं है, हम क्या लिखें? प्रोफेशनल स्किल होता क्या है? प्रोफेशनल स्किल का मतलब होता है वो ऐसा स्किल जो एक कंपनी में, एक इंडस्ट्री में जरूरत होती है, जिन स्किल्स की, सॉफ्ट स्किल्स हम जैसे कहते हैं। राइट। वो स्किल्स, जिन स्किल्स की जरूरत होती है कंपनीज में। आप जिस भी इंटरव्यू में जा रहे हो, उस इंटरव्यू में कौन कौन से स्किल सेट की जरूरत है, वही स्किल सेट आपका क्या है? प्रोफेशनल स्किल्स। राइट। आपके प्रोफेशन वाला स्किल, आपके पेशे वाला स्किल, दैट इज द प्रोफेशनल स्किल। ना प्रोफेशनल स्किल में क्या है भाई? कम्युनिकेशन सबसे नंबर वन पे। ठीक है, कम्युनिकेशन। अब ये अंग्रेजी मत बोल देना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश और कम्युनिकेशन ये दोनों एक है। नॉट एट ऑल। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। कम्युनिकेट करना, बातचीत करना होता है कम्युनिकेशन। करेक्ट। तो कम्युनिकेशन इज डिफरेंट, कम्युनिकेशन बातचीत करना। और इंग्लिश एक भाषा है, अंग्रेजी एक, इंग्लिश एक, अंग्रेजी एक भाषा है। राइट। तो भाषा आप कैसे बात कर रहे हो, कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे हो, दैट्स, वो ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन कम्युनिकेट, आपको बातचीत करना आना चाहिए, आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो आपके प्रोफेशनल स्किल्स में होना चाहिए कि आप की कम्युनिकेशन अच्छी है, कॉम स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। राइट। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं लोगों को बहुत अच्छे से ना कन्विंस कर लेता हूं, तो कन्विंसिंग पावर, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है सर मेरी। कन्विंसिंग पावर लिख सकते हो यहां पर। राइट। सर मेरी ना कहीं कहीं, ठीक है यार, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, अंग्रेजी जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, तो अंग्रेजी आपको आ सकती है, वो लिख सकते हो कि सर इंग्लिश इज ऑल्सो माई माई लाइक एक स्किल है, गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन, यहां लिख सकते हो गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन। ये आपका हो सकता है गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन। राइट। इसके अलावा और क्या है तुम्हारे पास? इसके अलावा और है तुम्हारे पास नेगोशिएशन स्किल। तुम नेगोशिएट बहुत अच्छे से करते हो। सर मैं तो एक्सपर्ट हूं, सर मैं तो रानी हूं, इसमें क्वीन हूं, मैं तो पैदा ही हुई हूं नेगोशिएट करने के लिए। क्योंकि जब मैं जाती हूं ना दुकान में सामान लेने के लिए, 1,000 रुपए के सामान को मैं बोलती हूँ भैया 50 रुपए में दे दो, तब वो गिर गिरा के 200-250 में दे ही देता है। तो 1,000 रुपए की चीज अगर नहीं करती ऐसा, साक्षी नहीं करती ऐसा, दिस इज वेरी बैड यार, क्यों नहीं करती? मैं तो 1,000 रुपए की चीज 50 बोल के आता हूं, तब वो जाके 250 में आ जाता है। यार 1,000 की चीज 250 में आप लेकर आ गए, तो इट मीन्स आप महान हो। नहीं, आप महान नहीं हो। आप महान नहीं हो। वो उसकी वैल्यू ही 250 की, उसकी वैल्यू ही थी उतनी। बट आपके पास एक स्किल थी, जैसे हम कहते हैं नेगोशिएशन स्किल। आपने नेगोशिएट किया, आपने तोल मोल किया, मोल भाव किया, तब जाके वो आपने वहां पे रेट तोड़ा, आपने रेट तोड़ा, प्राइस को तोड़ा वहां पे, तब जाके क्या हुआ? 1,000 की चीज आपको 250 रुपए में मिल गई। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, आयुषी जैन ने हाथ उठाया था, तो मैं जान सकता हूं आयुषी जैन कोई कंसर्न है, कुछ सवाल है तुम्हारा? भाई कोई कंसर्न है आयुषी? हाथ क्यों उठाते हो फिर, जब कंसर्न ही नहीं है तो? ओके, एनीवेज ठीक है। नेगोशिएशन हमने बात कर ली, ये सारे प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं जो आपको मेंशन करना है अपने सीवी पे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सबसे बड़ी गलती, एक और बहुत बड़ी गलती होती है, वो स्टूडेंट करते हैं जो क्या है, वो स्टूडेंट करते हैं दोस्तों जो जो एक्सपीरियंस्ड हैं। पहली बात तो आपको यही नहीं पता कि आपको, आप 4 महीने का एक्सपीरियंस, एक बच्चे का मैंने सीवी देखा। राइट। उसने वर्किंग एक्सपीरियंस पता क्या क्या कितना लिखा था? 3 महीना यहां पे काम किया, 2 महीना यहां काम किया, 4 महीना यहां काम किया, 6 महीना यहां काम किया, 5 महीने से यहां काम कर रहा है। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो?
तुमने नेगेटिविटी पहले ही फैला दिया, तुमने रायता फैला दिया यहाँ पे, रायता। तुम दिखा रहे हो उसको कि सर 1 2 3 4 5, 3 2 5 4 9 6 15, यानी कि सर 1.5 साल में मैंने 6 कंपनी बदली है। 1.5 साल में 6 कंपनी तुमने बदली है मेरे भाई। तुम्हें पता है, तो ये अपराध कर रहे हो, तुम अपराध। तुम अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, बुलडोजर चला रहे हो अपने पैरों पे। पता है क्यों? क्योंकि यार, इतना ज्यादा कंपनी रिक्रूटर, अगर मैं रिक्रूट कर रहा हूं किसी को, मेरे पास अमन कुमार आया है जॉब इंटरव्यू के लिए, तो भाई मैं अमन को ना, अगर अमन एक्सपीरियंस है तो मैं अमन को यही चेक करूंगा कि उसने कितना समय काम किया अपनी पुरानी कंपनी में, और कंपनी का काम समझूंगा मैं। उसका क्वेश्चन मेरा बस यही रहेगा, पुराने काम क्या किया तुमने, पुरानी कंपनी में जॉब क्या थी तुम्हारी, क्या करते थे एग्जैक्टली, तुम्हारे टारगेट्स क्या थे, जो भी है मैं उसके प्रोफाइल को ही समझूंगा। प्रोफाइल समझने के बाद उसको पूछूंगा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ी, क्या रीजन था नौकरी छोड़ने का। ठीक है, तो 2 3 चीजें हमें ध्यान देनी होगी यहां पे। एक्सपीरियंस में, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है दोस्तों, प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज में अगर आप जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस, वो जो करंट कंपनी में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, और आप वर्किंग हो, या 10 महीने का एक्सपीरियंस है और आप वर्किंग हो, 10 महीने अभी भी वर्किंग हो, तो आप मेंशन कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस, वरना मेंशन मत करो। वहीं पे अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और वर्किंग नहीं हो, तो भी मेंशन कर सकते हो। लेकिन 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 मेंशन करो, बट अपना जो आपके पास ठोस रीजन है, ठोस वजह है, वो वजह अपने पास रखो। सर ये मत बोल देना कि अभी मैं बोलूं किसी से कि बताओ तुमने नौकरी क्यों छोड़ी, तुम 1 साल तुमने काम किया, नौकरी क्यों छोड़ी, बोल दो सर वो कंपनी ना बहुत बेकार कंपनी थी, कंपनी के ना एम्प्लॉइज अच्छे नहीं थे, कंपनी का मालिक अच्छा नहीं था। यार ऐसे कर दोगे ना, यहां पर भी तुमने क्या किया, नेगेटिविटी को बुला लिया। नेगेटिविटी को नहीं बुलाना, पॉजिटिविटी को बुलाना है। तो कैसे आंसर देना है, ऐसे आंसर्स कैसे दे सकते हैं सर? नौकरी क्यों छोड़ी? सर नौकरी छोड़ने का सिर्फ एक वजह थी, क्या तो या तो आप ऑफ रोल थे। सर मैं कंपनी में, बैंक में काम तो करता था, बट आई वाज वर्किंग ऑफ रोल। सो मैं ऑन रोल नहीं था, ऑफ रोल था। सो इट वाज लाइक आई हैड नॉट एनी काइंड ऑफ प्रॉपर ग्रोथ, रीजन बीइंग आई वाज प्रॉपर ऑफ रोल, राइट। तो मैं ऑफ रोल था, मुझे ग्रोथ नहीं मिला, मैंने एफर्ट्स दिए, मैंने सब कुछ किया, मुझे ग्रो नहीं मिला, रीजन बीइंग मैं ऑफ रोल था। एक ये रीजन हो गया। सबसे ज्यादा जो रीजन आप लगा सकते हो, जो लगाते हैं, वो है सर मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी ये तमाम लोग लगाते हैं। देखो यार, ये सही है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलत है तरीका, ये तरीका सही है, लेकिन यार मेडिकल इमरजेंसी भी आप ठीक ठाक लगाओ। ठीक है, ये मत बोल देना सर मैं इसलिए नौकरी छोड़ दी थी, मेरी बिल्ली बीमार हो गई थी, मेरी बिल्ली को ना मुझे हॉस्पिटल ले जाना था, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। तो यार बिल्ली और अपने पेट्स को बीमार मत करो, राइट, किसी को बीमार मत करो। बट आपको इसका आंसर, आप समझदार हो और आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर पता है, क्योंकि आप सबकी उम्र 20 22 25 हो चुकी है। पिछले 20 22 साल से आप यही एग्जाम्पल दे रहे हो, यही बोल रहे हो, सबको पता है ना, सबको पता है। हमारी दादी ही, वो दादी होती ही थी मरने के लिए, अरे यार मैम दादी मर गई है, दादी नहीं रही इस दुनिया में, और इसीलिए हमने छुट्टी ले ली। मतलब जिसकी नानी दादी नहीं रहती, वो उनको पता नहीं कितनी बार मारते हैं, राइट। तो भाई हमने तो बहुत मारा है। तो ये दैट्स, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं उनको बता रहा हूँ जिनकी दादी नानी या कोई भी XYZ फैमिली मेंबर्स नहीं होते, राइट। तो उनको हम एग्जाम्पल, लाइक हम बच्चे यही करते हैं, आज भी बच्चे यही कर रहे हैं। बच्चे आजकल तो कुछ ज्यादा शातिर हो गए, तो जिंदा जिंदा अपने बाप को मार देते हैं, तो क्या ही बोला जाए। अब हम तो मरे हुए लोगों को मारते थे, राइट। तो दैट्स एक्चुअली ट्रू। तो हम एक्सपर्ट हैं इस वाले क्वेश्चन, इस वाले एक्सक्यूज को देने के लिए, है ना। तो इस ऐसे एक्सक्यूज देना अगर ये एक्सपीरियंस वाली बातें आती है तो, ठीक है। अगर फ्रेशर नहीं, और फ्रेशर हो दैट्स फाइन, लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस 1 साल का है तो ही आप वो लिखना अपने CV में, नहीं तो मत लिखना। और उसका लिखने का तरीका होता है, लोग क्या करते हैं, एक ही लाइन में लिख देते हैं अपना एक्सपीरियंस। तुम एक लाइन में लिख रहे हो, तुमने साल भर काम किया है, उस साल भर को तुमने सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन किया है। कम ऑन यार, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। पहले लिखो कंपनी, आप कौन सी कंपनी में काम किए, उसके बाद लिखो टेन्योर, कंपनी के आगे सिटी भी लिख देना। कंपनी मान लो अंकुर इंटरनेशनल बैंक, मान लो आपने काम किया अंकुर इंटरनेशनल बैंक में, ठीक है। और यहां पे तुमने डाल दिया दिल्ली, लोकेशन डाल दिया,
टेन्योर, कितना समय काम किया तुमने, काम किया 1 साल, 1 ईयर। यहां पे तुम्हें डेट डालनी पड़ेगी, कब से कब तक काम किया, डेट मतलब मंथ। तुमने काम किया मान लो जनवरी 2022 से लेकर, ठीक है, 23 तक। ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। तुम्हारा ये यहां पे तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या था, तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या था। ये होता है तरीका अब एक्सपीरियंस लिखने का। डेजिग्नेशन लिख दो, सीनियर ऑफिसर या ऑफिसर या एएम जो भी था, अपना डेजिग्नेशन, ग्रेड लिखना। डेजिग्नेशन मतलब ग्रेड, यहां पे आपको ग्रेड लिखना है, आपका डेजिग्नेशन क्या था, ठीक है। फिर यहां पे आता है आपका रोल। आप समझना, अब रोल क्या होता है, हम तो वही लिख देंगे सर, अगर मैं सेल्स में था, टू सेल द प्रोडक्ट, बस लिखते हैं लोग, लिखते हैं। अब समझो, अब सर मुझे रोल तो पता नहीं है, रोल क्या होता है। रोल मतलब जो तुमने काम किया। सर मैंने काम तो किया लेकिन मैं लिख नहीं पाऊंगा सर, क्या करूं सर, तो लिख नहीं पाऊंगा, यही तो है। कुछ ज्यादा ऊपर लिख दिए रहे, ओके 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 ओके, गॉट इट, मैं समझ गया। यार एक मिनट, हाँ, कुछ ज्यादा ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी नीचे लिखता हूँ। गुड, थैंक यू सो मच पूर्णिमा, थैंक यू सो मच ये चीज ये मेंशन करने के लिए। तुम लोग बोल नहीं सकते, जूम पे बैठे हो तुम लोग बोल नहीं सकते कि ऊपर ज्यादा लिख दिया। तुम लोग को दिख रहा है शायद, नहीं तुम्हें यस तुम्हें सर, दिख रहा हमारे है, लिए तो क्लियर है। ठीक है, यूट्यूब पे जो लोग हैं लाइव उनको नहीं दिख रहा। एनीवेज थैंक यू सो मच पूर्णिमा, मैं अभी पूरा नीचे से अभी मिड पे यहां से लिखना शुरू करूंगा, ठीक है। एनीवेज मैं क्या बोल रहा था वैसे, हाँ रोल। अब हमें रोल नहीं पता, अब हमें रोल नहीं पता, रोल नहीं पता, अब हम क्या करेंगे। रोल का मतलब हमें, सर मैंने काम तो किया है सर, मैं लिख नहीं पाऊंगा, यही तो दिक्कत है, लिख नहीं पाऊंगा मतलब। अब हमें कैसे लिखना है ये हम देखते हैं, चलो। रोल का मतलब होता है दोस्तों जेडी, है सर ये क्या होता है जेडी। जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन वही होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है ये वो काम, जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब वो सारी चीजें जो आप करने वाले हो, जो आप करोगे, वही रोल हो गया एक तरह से। इसको हम बोलते हैं केआरए, केआरआई भी बोलते हैं, की रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, की रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर। बेसिकली वही होता है एक तरह से। ये रोल, आपका रोल क्या है, तो आपको रोल नहीं पता ना, लेकिन आपको तो ये तो पता ना कि आप कौन से डेजिग्नेशन पे थे, कौन से प्रोफाइल पे थे, कौन से प्रोफाइल पे काम करते थे, राइट। प्रोफाइल पे काम करते थे ना, यहां पे प्रोफाइल भी डाल दो। गाइस एक मिनट, मैं इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, चेंज ही कर देते हैं पूरा, फिर से लिखते हैं, ठीक है, चलो फिर से लिखते हैं, चलो। ऑलराइट, यहां से लिखता हूं। नंबर 1, आपने जब आपको एक्सपीरियंस लिखना है तो सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखा, ठीक है। कंपनी का नाम यहां पे लिखा, मान लो अंकुर इंटरनेशनल बैंक, अंकुर इंटरनेशनल बैंक लिख दिया आपने। आगे आपने लिख दिया जिस शहर में आप काम करते थे, आप दिल्ली में काम करते हैं, आपने दिल्ली लिख दिया। दूसरा ये कंपनी हो गया। कंपनी के बाद आपको लिखना है आपका आपका टेन्योर, कितना समय आपने काम किया। मान लो आपने काम किया जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक काम किया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लिखा यहां पे आपका डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है आपका, डेजिग्नेशन का मतलब ग्रेड क्या है आपका, आप कौन से पोजीशन पे थे। मैं प्रोफाइल नहीं बोल रहा, पोजीशन बोल रहा हूं। जैसे असिस्टेंट मैनेजर थे, ऑफिसर थे, सीनियर ऑफिसर थे, क्या थे आप। अब यहां पे आप लिखो प्रोफाइल, प्रोफाइल, प्रोफाइल मतलब आप, ठीक है, आप असिस्टेंट मैनेजर तो थे, लेकिन आप कौन से प्रोफाइल में थे, आप देखते क्या थे। आप आईटी में थे, सेल्स में थे, बिजनेस में थे, ब्रांच में थे, बैकएंड में थे, पेमेंट में थे, किस में थे आप। तो आपने बोल दिया मैं सेल्स में था, ये हो गया प्रोफाइल। अब यहां पे लिखना है रोल। ये होता है तरीका, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये तरीका होता है लिखने का, ये तरीका होता है अपनी कंपनी, अपने एक्सपीरियंस को लिखने का। अब रोल नहीं समझ में आ रहा, रोल का मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब होता है की रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, की रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर, राइट। अब क्या करना है, के आर आई आपको Naukri.com पे जाना है, यानी कि गूगल पे जाना है। तरीका समझो सब लोग, तरीका समझो, किसी को नहीं पता ये चीज। रोल अगर आपको पता करना है कि यहां पे मुझे अच्छे से रोल लिखना चाहिए, लिखा जाए, ठीक है। सेल्स तो किया है मैंने, रोल नहीं पता, तो जिस पोजीशन पे आपने काम किया है उस पोजीशन को उठाओ, राइट, उस कंपनी का नाम उठाओ, उस पोजीशन को उठाओ, गूगल पे जाओ और लिख दो रोल ऑफ दिस पोजीशन इन दिस कंपनी, मतलब सेल्स, रोल ऑफ सेल्स ऑफिसर इन अंकुर इंटरनेशनल बैंक, इतना लिख दो, सर्च करो।
गूगल पर आएगा, Naukri.com वाला जो रहेगा, हालांकि बहुत सारे अलग अलग वेब पेजेस पे मिल जाएगा, लेकिन Naukri.com वाला जो रहेगा, Naukri.com वाले पे आप क्लिक करो, उस पे आएगा, उस पे जाके देखो, जो कई सारे, एक लाइन नहीं, आपको एक लाइन में पूरा खत्म कर दे रहे हो, वहां पे कम से कम 8-10 लाइंस लिखी होंगी, उन सबको पढ़ो एक बार, तुम्हें लगता है हाँ यार ये एग्जैक्टली मैं यही करता था, कॉपी करो, रोल में पेस्ट कर दो, बस सबसे बेस्ट तरीका है। उससे क्या होगा, सीवी एकदम, तुम्हारा सीवी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा दोस्तों, सीवी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हम लोग गलती यही करते हैं यार, हम गलती सबसे बड़ी यही करते हैं कि हम सीवी ही नहीं कर पाते सही से, तो हमारा सीवी सही नहीं है तो हम तो यार ऑब्वियसली फिर तो हम पीछे हटेंगे ही ना। समझ में आया एवरीवन? या एवरीवन, इज इट क्लियर? इसके बाद प्रोफेशनल स्किल्स वगैरह लिखो, और एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जैसे इसको लिखो। स्ट्रेंथ में आपको लिखना है, अगेन स्ट्रेंथ में, स्किल्स स्ट्रेंथ में लिखो कि आप एक लीडरशिप है आपके अंदर लीडर है, आप लीडरशिप बहुत अच्छी करते हो, राइट? आप स्पोर्ट्स में रह चुके हो, आप स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा, स्पोर्ट्स को हमेशा एग्जाम्पल बना के चलते हो, आप स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, हमेशा स्पोर्ट्स की बात करना। और जब भी, पता है दोस्तों, जब भी क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में आएंगे ना, हालांकि हम अभी आगे चलेंगे, समझेंगे सारी चीजें, जब इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं, कई दफा आता है इंटरव्यू में कि प्रेशर, पेशेंस, प्रेशर, पेशेंस, स्ट्रैटेजी, राइट? प्रेशर हो गया, पेशेंस हो गया, स्ट्रैटेजी हो गई, आप कैसे कैसे, क्या मतलब आपका टाइम क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है आपका, इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये एक एग्जांपल में आप बड़े आसानी से दे सकते हो। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है जिसमें आएगा कि आप प्रेशर से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया, पेशेंस से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन आ गया, पेशेंस, कोई क्वेश्चन आ गया, स्ट्रैटेजी से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन आ गया, टाइम मैनेजमेंट से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन आ गया, टीम मैनेजमेंट से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन आ गया, तो दोस्तों अगर ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है पता है? आपको एक ही एग्जांपल देना है। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में बोलना है कि सर मैं चेस प्लेयर का बहुत बड़ा फैन हूं, सर मुझे चेस, मतलब चेस प्लेयर बहुत बड़ा हूं, मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है, मैं चेस एक ऐसा खेल है दोस्तों, चेस एक ऐसा स्पोर्ट है, नॉट एग्जैक्टली इन आउटडोर बट इंडोर स्पोर्ट है, उसमें प्रेशर मैनेजमेंट भी आता है, पेशेंस भी आता है, स्ट्रैटेजी भी आती है, टाइम मैनेजमेंट भी आता है, और टीम मैनेजमेंट भी आता है। याद रखना, चेस, चेस मतलब शतरंज, ये चेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? आपके आंसर्स में चेस वर्ड हमेशा होने चाहिए। अगर चेस वर्ड है, चेस की बातें कर रहे हो, तो अगला भी सोचेगा यार लड़का चेस खेलता है, चेस कोई मजाक नहीं है खेलना, चेस कोई छोटी मोटी बात नहीं खेलना, राइट? तो उसको बोलो, थोड़ा चेस के बारे में पढ़ लो, चेस के बारे में समझ लो, एक आध बार 10 बार चेस खेल लो, उसके बाद इंटरव्यू में जब जाओ तो बोलो कि सर मैं चेस अपने स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे खेल चुका हूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल चुका हूं। देखो, झूठ अगर आप इंटरव्यू में बोलते हो ना, ऐसा झूठ बोलो ना कि वो सच लगे। आप झूठ भी बोलोगे, सर चेस, चेस तो मैं खेला था सर, चेस में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला था, चेस डिस्ट्रिक्ट, हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला था, अंकुर ने डिस्ट्रिक्ट बोला, हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला था। अरे तो ऐसे बोलोगे तो भाई कोई भी पकड़ लेगा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, कॉन्फिडेंस, कूट कूट के कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? कहता हूं ना कि कुछ चीजें हैं जो आप अपने खून में, नसों में, हर जगह बसा लो, बैठा लो, वो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। अब चलते हैं आगे दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे, ये तो हमारा सीवी का हो गया। आपने क्या कर लिया? पहला आपने ग्रूमिंग कर ली, यानी कि कपड़ा हमने अच्छे से पहन लिया, फॉर्मल्स पहन लिया। दूसरा, हमने सीवी बना लिया। तीसरा, अब हम रेडी होकर क्या हो गए, कहां चले गए रेडी होके? इंटरव्यू देने आ गए सर, हम इंटरव्यू देने आ गए हम। अब हम इंटरव्यू देने आ गए। अब जब इंटरव्यू देने आप आते हो, है ना, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे प्राइवेट बैंक्स हो, गवर्नमेंट बैंक्स हो, कुछ भी हो, आईबीपीएस में गवर्नमेंट बैंक्स, या इसके अलावा कोई और बैंक्स हो, या कोई और कंपनी हो, तो दोस्तों जब आप इंटरव्यू के लिए वेट करते हो, आप वेटिंग हॉल में बैठे हो इंटरव्यू के लिए, आप बन ठन कर आए हो एकदम कॉन्फिडेंट, राइट? आपके साथ क्या लगता है, आप अकेले होगे वहां पे? क्या लगता है आप अकेले होगे? नॉट एट ऑल दोस्तों, आप अकेले नहीं हो। वहां पे इंटरव्यू देने आप जैसे और भी कई हजार लोग आए हैं, कई हजार लोग आए हैं इंटरव्यू देने आपकी तरह, शायद आपसे मच बेटर,
हो सकता है कई हजार लोग आए इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन अब क्या करना है यहां पे डरना नहीं है। एक बार अगर वहां पे डर गए ना, वहां पे अगर डर गए, वहीं तुम्हारा खेल खत्म, वहीं तुम्हारा खेल खत्म। खेल खत्म का मतलब आपका इंटरव्यू खराब होना ही होना है। आप आगे इंटरव्यू ढंग से नहीं दे पाओगे, इंटरव्यू में जवाब नहीं दे पाओगे। तो आपको डरना नहीं है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट भी आपको ले डूब सकता है। आपको एकदम बस शांत होना है, काम पेशेंस होना है, राइट। इंटरव्यू 10 लोग, हजारों लोग देखो यार, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं एग्जांपल दूंगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, पता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में एक बहुत बड़ा ड्रामा स्कूल है, बहुत बड़ा ड्रामा इंस्टीट्यूट है जहां पे लोग एक्टिंग सीखते हैं, राइट। बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े शाहरुख खान, नवाजुद्दीन और ये सब, पंकज त्रिपाठी, ये सब वहीं से आए हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं। तो यार मैं एग्जांपल दूंगा नवाजुद्दीन और इरफान खान का। आप सबको पता है नवाजुद्दीन और इरफान खान कितने बड़े एक्टर हैं, बड़े एक्टरों में से एक हैं। स्पेशली मैं अगर नवाजुद्दीन की बात करूं या मनोज बाजपेयी की बात करूं, इरफान खान की बात करूं, बड़े से बड़े एक्टर हैं ये सब, राइट। तो यार ये इन लोग ने, पता है आपने जब आज से 20 साल पहले जब ये स्ट्रगलिंग कर रहे थे, स्टैब्लिश हो रहे थे, तुम्हें पता है आज से 20 साल पहले बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उस समय, मुश्किल तो आज भी है, लेकिन उस समय भी बहुत ज्यादा चेहरे को देखा जाता था, चेहरा देखा जाता था कि आपकी चेहरा अगर आपका अच्छा है तो ये आपको ब्रेक मिलेगा, तो ये आपको रोल मिलेगा। चेहरा ही अच्छा नहीं है, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तो आपको पहले रिजेक्ट मार देंगे, आपका ऑडिशन भी नहीं लेते थे। ऑडिशन मतलब जैसे हम जैसे जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, वैसे एक्टिंग वैक्टिंग के लिए ऑडिशंस होते हैं, तो वो ऑडिशन करते हैं, कई सारे ऑडिशंस होते हैं, तो ऑडिशन भी नहीं लेते थे, राइट। तो ये सबसे बड़ी गलत चीजें, बहुत खामियां थी। बट एक इंसान उभर कर आया, कौन? इरफान खान। एक इंसान उभर कर आया, कौन? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो ये सब ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने यार एक अलग लेवल का प्रेजेंटेशन दिया, एक अलग लेवल की एक्टिंग करी, एक्टिंग को एक अलग लेवल पर ले गए ये लोग। तो उससे किसे पता है क्या होता है? इससे अगर अगर नवाजुद्दीन उस समय सोचा होता, इरफान इरफान खान अगर उस समय सोचे होते ये लोग कि यार नहीं यार, मेरी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है, मैं तो काम ही नहीं कर पाऊंगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ये लोग कितने सारे ऑडिशन देने जाते हैं, हजार लाखों लोग होते हैं वहां पे, एक से एक लोग दिखने में यार। तो जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें लग रहा है वही हो, करेक्ट। तुम्हें अपने पर विश्वास रखना है, ये बहुत जरूरी है, राइट दोस्तों। अपने पर विश्वास, देखो इसीलिए बोलता हूं इस तरह के जो सेशंस है ना यार, विश्वास मानो दोस्तों। आपको बैंक क्या होता है, बीएफएसआई क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब किताबों में मिल जाएगा, ये सब गूगल में मिल जाएगा। लेकिन मैं जो प्रेजेंट करूंगा, मैं 2-3 चीजें करता हूं। एक आसान भाषा में, एक आसान भाषा में प्रेजेंट करता हूं। दूसरा कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों, मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अपने बारे में बता देता हूं, बताया नहीं हूं यूट्यूब वालों, ये जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाइव हैं दोस्तों, मेरे पास एक्सपीरियंस 15 साल का है। मैंने बैंक्स में काम किया है, अलग अलग बैंक में काम किया है। मैं एक ग्राउंड लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, प्रॉपर सेल्स ऑफिसर, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वहां से मैंने शुरू किया। और जो लास्ट मेरी डेजिग्नेशन थी वो थी सीनियर मैनेजर इन बैंक। एक बैंक में सीनियर मैनेजर था, मैं स्ट्रैटेजी में चला गया था, सेल्स स्ट्रैटेजी से मैंने अपना सेल्स स्ट्रैटेजी तक मैंने काम किया वहां पे। उसके बाद मैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, सेल्स स्ट्रैटेजी। तो कंप्लीट जो जर्नी है मेरी बैंक्स की दोस्तों, वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, राइट। कुछ लोग पूछते हैं सर आप इतना ही अच्छा था तो बैंक क्यों छोड़ा? बैंक नहीं छोड़ा दोस्त, आज बैंक के लिए ट्रेन कर रहा हूं। तो बैंक छोड़ना नहीं होता इसे, बैंक छोड़ना नहीं कहता, मैं बैंक के लिए ही ट्रेन कर रहा हूं, राइट। तो बैंक छोड़ना नहीं है, बैंक एग्जैक्टली बैंक, क्योंकि जो बैंकिंग में काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा रिसर्च मुझे करना पड़ता है, उनसे ज्यादा रिसर्च मुझे करना पड़ता है, उनसे ज्यादा अपडेटेड रहना पड़ता है। मैं अपडेटेड रहूंगा तभी मैं आपको अपडेट कर सकता हूं। कहते हैं ना कि हमारे अगर गुरु ही नहीं है, हमारे गुरु ही को कुछ नहीं पता, तो वो क्या क्या शिष्य बनाएंगे? करेक्ट। कहीं शिष्य फंसता है तो गुरु के पास ही जाएगा, तो वही चीज मुझे भी करना रहता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे वही एग्जांपल दे रहा था, अगर वो लोग सोचे होते तो वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते यार। तो आपको सोचना नहीं है, आपके तमाम, आपके सामने इंटरव्यू में हजार लोग हो, लाखों लोग हो, आपसे बेटर दिखने में हो, हर चीज बेटर हो, ठीक है, काम रहो, पेशेंस रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इंटरव्यू में जाके जो करना है वो इंटरव्यू में करो, जो करना है वो इंटरव्यू में करो। मैं अपना एग्जांपल दूंगा दोस्तों, मैं अपने बारे में बताता हूं। मैं एक इंटरव्यू में गया था, एक बैंक में गया था। उसके पहले जब मैंने अपना बैंकिंग करियर शुरू किया था, तो एक कंपनी में 4 साल काम किया था। 4 साल में मैं लाइक ग्राउंड लेवल पे ही रहा, क्योंकि वो बैंक बहुत नया बैंक था, न्यूली स्टैब्लिश्ड बैंक था। उसके बाद दूसरे एक बड़े बैंक में मैंने जब जाके इंटरव्यू दिया दोस्तों, तो
वहां पे सेल्स के लिए इंटरव्यू था, वो सेल्स का इंटरव्यू था, रिलेशनशिप मैनेजर का इंटरव्यू था। वहां पे दोस्तों पता है, वहां पे जब मैंने देखा लोगों को, यार काफी एक्सपीरियंस बंदे थे जो सेल्स में 10-10 साल, 5-5 साल, 6-6 साल से काम कर रहे हैं। मैं सेल्स में तो 6 महीना काम किया सिर्फ, अपने पुरानी कंपनी में सिर्फ 6 महीना काम किया था, राइट, कोर सेल्स में। तो मुझे मुझे आता बहुत कुछ था, लेकिन मैं डर रहा था, मुझे डर तो लग रहा था। लेकिन पता है, वहां पे कम से कम मेरे ख्याल से 20-25 लोग होंगे जो इंटरव्यू देने आए थे। उन 20-25 में से सिर्फ 2 लोग सिलेक्ट हुए थे, एक मैं था और एक दूसरे यस बैंक का कोई था, बस हम 2 लोग सिलेक्ट हुए थे। कहने का मतलब है आपको अपने पर विश्वास करना है तो ही चीजें होंगी, आप विश्वास नहीं करोगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। और ये क्या लिख रही हो प्राची, इग्नोर क्राउड मतलब? समझ नहीं आ रहा तुम क्या लिख रही हो। एनीवेज, अच्छा, इग्नोर क्राउड, हाँ करेक्ट करेक्ट, अग्रीड अग्रीड अग्रीड, समझ गया समझ गया। हाँ, जो तुम्हारे क्राउड है, जो तुम्हारी भीड़ है, उनको इग्नोर करो। चलो आगे चलते हैं, इंटरव्यू में आओ, डरो मत, अच्छे से इंटरव्यू दो। फोर्थ, यानी कि अब आता है तुम्हारा इंटरव्यू सेशंस। अभी तक इंटरव्यू तक हम तैयारी कर रहे थे, ठीक है, आप सब इंटरव्यू पहुंच गए हो, इंटरव्यू में बैठे हो, वेट कर रहे हो। अब अंदर जाना, अंदर जाने की बारी आ चुकी है। अब अंदर जाओगे। पहला सवाल जो हमेशा होता है, हमेशा पहला सवाल जो पूछा जाता है वो क्या होता है? अक्सर पहला सवाल जो पूछा जाता है दोस्तों वो होता है अपने बारे में बताओ, ठीक है। यहां पे बहुत गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां। एक अभी अब मेरे ही, हमारे ही स्टूडेंट, आप ही में से एक बच्चे से पूछा गया, एक बच्चे से जब मैंने असाइनमेंट दिया था दोस्तों, तो आप सबने असाइनमेंट किया, तो उस बच्चे ने भी किया, उसको मैंने फीडबैक भी शेयर किया था कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। उसने बहुत लंबी चौड़ी गाथा लिख दिया अपने इंट्रोडक्शन में, इंग्लिश में लिखा था, इंग्लिश वॉज गुड, बट यार नहीं चाहिए इतना गाथा मुझे, इतना रिक्रूटर को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इतना। आप सिंपल बनाओ इंट्रोडक्शन, जब आप देते हो जाके, जब आप इंटरव्यू में जब आप इंट्रो दोगे, इंट्रो में आपका नाम होना चाहिए, आपका होम टाउन होना चाहिए, आपका होम टाउन होना चाहिए, ठीक है, आपका एजुकेशन होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, एजुकेशन इज मैंडेटरी पार्ट, ठीक है, एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन के बाद दोस्तों आपको अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताना जरूरी है। आप अगर बैंक में जा रहे हो तो फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछा ही पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछा ही जाता है कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन है आपके परिवार में, तो ये पूछा जाएगा, तो आपको फैमिली मेंबर्स के बारे में बताना है। इसके अलावा आप कोई एडिशनल कुछ कर रहे हो, कोई एडिशनल आप लर्निंग्स ले रहे हो, आप एडिशनल लर्निंग ले रहे हो, वो बताना जरूरी है। नाउ यहां पे बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, ठीक है यार, दैट्स फाइन यार, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे होते हैं। मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप बिल्कुल तैयारी करिए, एंड ईश्वर से प्रार्थना है, ईश्वर से दुआएं हैं कि आप सबका आप सबका सिलेक्शन हो जाए, जो सपने हैं वो पूरे हो जाए। लेकिन आप इंटरव्यू में ना गलती कर देते हो, इंटरव्यू में करते हो। यार मेरे भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, स्टूडेंट फ्रेंड्स थे, जो सरकारी बैंक की या सरकारी जॉब की तैयारी करते थे, जॉब करते करते, राइट। तो आपको एक चीज समझना होगा, आप कभी मेंशन मत करो, आप कभी भी ये चीज जिक्र मत करो कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। अब ये कभी मत बोलो कि मैं सरकारी बैंक की तैयारी कर रहा हूं, कभी मत बोलो। इससे पता क्या होगा, इससे होगा, वो समझ जाएगा कि ये लड़का, यार ये बच्चा इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है या कर रही है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा हमारे काम में फोकस नहीं करेगी, ये काम में फोकस नहीं करेगी, ये उसका ध्यान रहेगा अपने सरकारी बैंक और जो भी तैयारी कर रही है एग्जाम्स को लेकर। इसलिए ये मेंशन कभी करने की जरूरत ही नहीं कि आप तैयारी कर रहे हो। करो, करो, कहते हैं ना कि वो परिश्रम इतने खामोशी में करो कि सफलता को उसकी गूंज करने दो, तो वैसा कुछ करो। दैट्स द हार्श रियलिटी, दैट्स एक्चुअल रियलिटी दोस्तों, कि आपका सगा दोस्त, बहुत बार होता है आपका सगा दोस्त भी आपके आपके सक्सेस को लेकर वो खुश नहीं हो सकता यार। अगर वो साथ में काम कर रहा है, सेम लेवल पे, सेम डेस्क पे, वो खुश नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसको बुरा लगेगा, जेलस फील होगा। कहते हैं ना, वो सुना है ना, दोस्त फेल हो जाए तो बहुत दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो फिर तब तो रोना आ जाता है कि ये कैसे टॉप कर गया। 3 इडियट्स। तो ये क्या, मूवीज क्या होती है? मूवीज सोसाइटी का मिरर होता है, सोसाइटी का शीशा होता है, जो सोसाइटी में चलता है वही चीज मूवीज में दिखाते हैं। दैट्स अगेन द रियलिटी। आपको ये चीजें समझनी होगी दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप जो भी कर रहे हो बड़े शांति से करो, बड़े शांति से करो, खामोश होके करो। जब रिजल्ट आता है
रिजल्ट को चहकने दो, चीखने दो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एडिशनल लर्निंग आप जो भी कर रहे हो बताओ। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, कभी मत बताओ, कभी मत बताओ, ये नेगेटिव इंपैक्ट करता है। ठीक है, इसके ये अपने इंट्रोडक्शन में इतना ही रखो। आपको बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा और ज्यादा, बहुत तेज से आपको इंट्रोडक्शन आ रहा है, बहुत तेजी से अगर आपको इंट्रोडक्शन आ रहा है ना, कहते हैं ना बहुत तेजी से आई है, तो बहुत तेजी से अगर आपको इंट्रोडक्शन आ रही है तो आप ज्यादा लिखना है तो स्ट्रेंथ लिख दो यार, यहाँ पे स्ट्रेंथ लिख दो, सिंपल है यार। आप चलो यार बात करते हैं थोड़ा, रजनी रजनी से बात करते हैं, बहुत टाइम हो गया बात नहीं किए तो। काफी, अभी 17 पीपल आर वॉचिंग। तो दोस्तों अगर 17 लोग तुम लोग देख रहे हो तो मैं बस यही कहूंगा, इससे बने रहो इस सेशन से। सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ना यूट्यूब पे ना गूगल पे। और चैनल पे नए हो तो अभी बीएफएसआई अड्डा को फॉलो करो। रीजन बीइंग, ये एक ऐसा चैनल है जो आपको बहुत कुछ, बहुत इंफॉर्मेशन देगा, ना सिर्फ बैंकिंग वालों के लिए है। ये आप कुछ भी कर रहे हो, आप ये चैनल फॉलो करो, क्योंकि आपको बहुत सारे फैक्ट्स, यूनिक चीजें और फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं वो भी आपको मिलेगा। तो रजनी से बात करते हैं। रजनी हाय, क्या हाल चाल? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो रजनी? हाँ सर, फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? भैया मैं भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, एक कमेंट पढ़ रहा था, प्राची का एक कमेंट है कि सर अगर सेल्स में जॉब लग गई फिर कुछ मंथ में गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया तो कैसे मैनेज करेंगे? मतलब तो ये सेल्स की जो जॉब जॉब कर रही है वो छोड़ देना, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेना? ये कैसा क्वेश्चन था बाय द वे? कैसा क्वेश्चन था ये? क्या तुम क्या साथ में दोनों जगह नौकरी करना चाहती हो? है, जेल हो जाएगी तुम्हें, जेल जेल हो जाएगी अगर साथ में दो जगह नौकरी करोगी। साथ में दो जगह नौकरी नहीं कर सकते, एक ही जगह नौकरी कर सकते हैं, राइट? सेल्स में, अरे है सेल्स तो प्रोफाइल है यार, काम तो बैंक में करोगी ना, काम तो किसी कंपनी में करोगी ना, एक ही जगह काम कर सकते हो। ठीक है, बताओ रजनी। यस रजनीकांत, तो आइला रसकला माइंडेड रजनीकांत। तो रजनीकांत एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये क्या लिखा है? स्ट्रेंथ सर, स्ट्रेंथ। हम्म। तो स्ट्रेंथ अगर पूछूं क्या होता तो क्या बताओगे? मत बताओ वैसे, बाय द वे मुझे सुनना नहीं स्ट्रेंथ, तुम क्या जो भी है स्ट्रेंथ तुम्हारा, मुझे वीकनेस बताओ। मुझे वीकनेस क्या है तुम्हारी वो बताओ। सर वैसे वीकनेस तो मैं अपने आप में देख नहीं पाता हूँ वैसा। लेकिन सर हाँ, एक है कि जो मेरा हैंड राइटिंग जो है थोड़ा खराब है। तो मैं मतलब वो समझ में आता है कि हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, लेकिन वो नॉन इम्पैक्ट है, वो मेरे ऊपर इम्पैक्ट नहीं करता है वो चीज़। तो हाँ सर, मैं थोड़ा उस पर काम कर रहा हूँ, बस ये चीज़ लगता है। और वैसे कोई वीकनेस हमको अपने आप में समझ नहीं आता गुड है। जॉब, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। मतलब तुमने एक, मैंने गाइस जो जिनको नहीं पता, मैंने एक वीडियो बना रखा है इंटरव्यू का। ये थोड़ा जितना एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ, इससे थोड़ा एक्सप्लेन है वहां पे तो, लेकिन ये सब चीजें बता रखी है। अगर आपको कोई वीकनेस पूछता है तो अभी अभी आप ही में से एक स्टूडेंट ने बोला कि सर मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं उस दिन बताना भूल गया था। बच्चे ने बोला मैं बहुत इमोशनल हूँ। अरे इमोशनल इमोशनल मत बताओ भाई, मत बताओ, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो आप नेगेटिविटी की तरफ मत जाओ। सर आप, मैं इमोशनल हूं सर, मैं कई सारी चीजें एक साथ नहीं कर पाती सर, फिर नेगेटिविटी। सर जब बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है मैं काम नहीं कर पाती, नेगेटिविटी। सर लड़ाई झगड़ा होता है, मैं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं किसी को मार देता हूं, नेगेटिविटी। सर फिर से कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो मुझसे, मैं देख नहीं पाती, मैं रोने लगती हूँ, नेगेटिविटी। बहुत सारे सिचुएशंस आप नेगेटिविटी में लाते रहते हो, लाते रहते हो। एक बच्चा पूछे सर आपकी पहली जॉब कौन से एज में हुई थी? मेरी पहली जॉब हुई थी, बता दूं, 19 साल की उम्र में। मेरी पहली जॉब हुई थी 19 साल की उम्र में। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, वहां पे एक कंपनी है, इंटरनेशनल बीपीओ थी वो, इंटरनेशनल कस्टमर केयर था वो बेसिकली। तो मैंने 1 साल 10 महीना लिया था अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने में। बहुत अच्छी स्टोरी है वो भी, कि मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी तो मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने इंग्लिश और पर्सनालिटी पे काम किया। देन वापस आके इंटरव्यू दिया, जिसने मेरी बेइज्जती की थी उसने वापस इंटरव्यू लिया था मेरा। एंड वो मेरी पहली जॉब थी जो मैंने 1 साल के आसपास किया। और इसी दौरान मैंने काफी प्रिपरेशंस भी किया, ये सब बहुत कुछ किया। बट जो वर्ड आई अचीव्ड राइट नाउ, आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद वो सबके अपने अपने राय होते हैं दोस्तों। मैं अगर गवर्नमेंट्स में, गवर्नमेंट जॉब्स लग जाती, गवर्नमेंट जॉब में हो जाता, तो मैं आज वो चीज नहीं कर पाता जो आज मैं कर रहा हूँ। आई एम डिलीवरिंग लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ट्रेन किया है, कर रहा हूँ। एंड पर्सनली कनेक्ट है बच्चे मुझसे, रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे लोग कॉल करते हैं, बच्चे अपनी दर्द बयां करते हैं, मैं उन दर्द को रिजॉल्व करता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मैंने बहुत सारे फ्री सेशंस दिए हैं, नॉट
राइट नाउ, पहले भी बहुत सारा दिया है, गांव में जाके पढ़ाया है, तो बहुत कुछ किया है, वेरी हैप्पी विद इट। ठीक है, एनीवेज नेगेटिविटी बहुत सारी है दोस्तों, अपने वीकनेस को मत बताओ। जैसे रजनी ने अभी वीकनेस को बोला, सर मेरे पास कमजोरी, वीकनेस, सर खामियां तो हर इंसान के अंदर होती है, मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ खामियां है, लेकिन मुझे वो खामियां ऐसी नहीं कि मैं उसको ऑब्जर्व कर पाऊं, क्योंकि वो बहुत ऐसी खामी है, ऐसी वीकनेस होगी जो शायद कहीं ना कहीं मेरे इम्पैक्ट, मेरे काम को, मुझे इम्पैक्ट ही नहीं करती, तो वो वीकनेस मैं वीकनेस मानता ही नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर अगर मैं बताऊं, तो मेरी मेरी राइटिंग बिल्कुल खराब है। भाई ऐसा एग्जांपल दो ना, ऐसा एग्जांपल दो कि दूर दूर तक, दूर दूर तक आपकी जॉब में, आपके प्रोफाइल में, आपके रोल में उसका कोई इंटर रिलेशन ना हो, ऐसा एग्जांपल दो। भाई हैंड राइटिंग, वो भी सोचेगा हैंड राइटिंग खराब है, तो यार सही बात है, इसका इंपैक्ट क्या ही पड़ेगा मेरे जॉब में, हैंड राइटिंग खराब है, कौन सा तुमको लिखना है, तुमको हर चीज डिजिटली करनी है। तो अरे, तो ये चीजें हैं। और स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ में क्या बताना होता है दोस्तों, स्ट्रेंथ में आप बताओ हमेशा वो सारी चीजें जो एक जॉब के लिए, उस जॉब के लिए, जिस जॉब आप करने जा रहे हो, जो रोल आप लेने जा रहे हो, उस रोल में जो जो स्ट्रेंथ की जरूरत है, जो जो स्किल्स की जरूरत है, आप वो स्किल्स यहां पे मेंशन करो। ठीक है सर, मेरी स्ट्रेंथ, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, मैं कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करता हूं, लोगों को कन्विंस कर लेता हूं, नेगोशिएट करता हूं, लोगों से भाई भैया बाबू चाचा दादा दादी करके रह लेता हूं। राइट, तो ये सारी चीजें, मुझे इंटरेक्शन करना बहुत पसंद है, उससे मैं बहुत एक अच्छा रिजल्ट लेके आता हूं। राइट, इसके अलावा सर मुझे प्रॉब्लम एनालिसिस करके मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसका एक सोल्यूशन निकालना मेरा एक खासा स्ट्रेंथ है। राइट दोस्तों, अपने इंट्रोडक्शन में यही सब लिखना, आपका नाम, आपका होम टाउन, एजुकेशन, फैमिली मेंबर्स, एडिशनल लर्निंग क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल मत बोलना, स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन में देनी होती है अपने बारे में। राइट, अगर आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कंपनी के बारे में क्या जानते हो, ये जो जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए आए हो, जिस बैंक में इंटरव्यू के लिए आए हो, इसके बारे में क्या जानते हो, चाहे चाहे आपका गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, क्या जानते हो। नाउ देखो यार, इसकी तैयारी बहुत बच्चे करते हैं, इसकी तैयारी बच्चे क्या करते हैं, करके आते हैं कि सर मुझे पता है बैंक के बारे में, बैंक का नाम पता है, नाम बताते हैं, बैंक कब स्टार्ट हुई, बैंक का जो फाउंडर है वो बताते हैं, उनको लगता है ये बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन यही है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये 50% है। अब बैंक के बारे में तुम्हें क्या क्या पता करना होता है, कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जाते हो, बैंक में इंटरव्यू देने जाते हो, तो क्या क्या आपको पता करना है कि वहां पे आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग रेशियो है, जो आपका आपका जो एक जो एक वेटेज है, किसका, पॉजिटिविटी का एक वेटेज है सेलेक्ट होने का, वो बढ़ जाएगा। नंबर वन, कंपनी का नाम तो सबको पता है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का विजन, विजन और टैगलाइन को हमेशा रिलेट करो, जो उसका विजन है उसको टैगलाइन से हमेशा रिलेट करो, टैगलाइन और विजन हमेशा एक जैसा होता है, मतलब अलग, मतलब एक होता है, लिखते अलग अलग है, उनका टैगलाइन का जो विजन है और जो उनका एक्चुअली विजन है वो हमेशा सेम रहेगा। राइट, बस लिखते अलग अलग है। टैगलाइन पता होना चाहिए, विजन पता होना चाहिए, कब स्टार्ट हुई, कौन से साल में, फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है ये पता होना चाहिए आप सबको, फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है इसके, वो पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, विजन हो गया, टैगलाइन हो गया, ईयर हो गया, फाउंडिंग मेंबर्स हो गए। राइट, फाउंडिंग मेंबर्स, और टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन है इस वक्त, टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन है इस वक्त, टॉप मैनेजमेंट में कौन आता है, सीईओ कौन है, ठीक है, डायरेक्टर कौन है, दो तीन एक दो डायरेक्टर पता होना चाहिए आपको, सीएफओ कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए, सीटीओ भी पता कर लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। राइट, तो ये सब प्रोएक्टिव वाले काम है दोस्तों, प्रोएक्टिव वाले। अब आगे अगर बात करूं, टॉप मैनेजमेंट के बाद क्या होना चाहिए पता आपको, टॉप मैनेजमेंट हो गया आपका, टॉप मैनेजमेंट के बाद आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो कंपनी है, कंपनी का इन्वेस्टर कौन है। क्या सर ये क्या बोल रहे थे, पहली बार सुन रहे हैं, जी हाँ, कंपनी या बैंक उसका इन्वेस्टर कौन है, यानी कौन ऐसी कंपनी है जो इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है, कौन ऐसी कंपनी है जो इन कंपनी में पैसा लगा रही है। कोई भी कंपनी बिना इन्वेस्टर के नहीं चलती, या तो उनकी कोई पेरेंट कंपनी होती है इन्वेस्ट करती है, राइट, या तो कोई बाहर का इन्वेस्टर आके उन कंपनी में इन्वेस्ट करता है। राइट, तो इन्वेस्टर कौन है। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट तो भैया एकदम अच्छे से आपके खून में, नसों में होना चाहिए उस बैंक का, उस
कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, राइट। उस बैंक का, उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा उस कंपनी का बिजनेस क्या, उस कंपनी का बिजनेस या सेल्स या मार्केटिंग, फिर से सुनना, उस कंपनी का बिजनेस या सेल्स या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, उस कंपनी का बिजनेस सेल्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है क्या। अगर वो कंपनी ग्रो कर रही है बहुत ज्यादा, तो ग्रो क्या कर रही है, किस बेस पे कर रही है, स्ट्रैटेजी क्या है इसकी ग्रो करने की, राइट। तो बिजनेस सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है इस कंपनी की, वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो मतलब कंपनी पिछले 3 साल में क्या प्रॉफिट है इसका, क्या प्रॉफिट है, मतलब 200 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, तो कितना प्रॉफिट है हर साल, 21 से 22 का, 22 से 23 का, 23 से 24 का। तो आपको ये बताना होगा। आप सोचो, अगर आप ये बताते हो, नहीं, कभी भी क्राइसिस के बारे में मत बताना यार, कभी भी क्राइसिस के बारे में इंटरव्यू मत बताना, तुम नेगेटिव पॉइंट पे जा रहे हो, क्राइसिस के बारे में नहीं बताना लोकेश, ठीक है लोकेश, क्राइसिस के बारे में धोखे से भी मत बताना। क्राइसिस के बारे में अगर आप बताते हो, इट मींस आप पहले पॉजिटिविटी बताओ ना यार, इतना कुछ बताने को है, क्राइसिस इज अ सेकेंडरी पार्ट, मत बताओ जब तक पूछा ना जाए। तुम्हें बहुत कुछ पता है कंपनी के बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी का नाम, कंपनी का विजन, टैगलाइन, ईयर, फाउंडिंग मेंबर्स, टॉप मैनेजमेंट, सीईओ, डायरेक्टर, सीपीओ, सीटीओ, इन्वेस्टर, प्रोडक्ट, बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्रॉफिट रेशियो। आपको बहुत कुछ पता है। सोचो अगर कोई और जाएगा इंटरव्यू देने, तो वो बताएगा ये, वो बताएगा ये, ठीक है, और बताएगा ये, और क्या बताएगा, और थोड़ा बहुत ये बताएगा, बस। सोचो आप कितना आगे चल रहे हो उससे। और इतना अगर आप बता दिए, ट्रस्ट मी गाइस, इतना अगर बता दिए तो आपको यहीं पे आपका वेटेज बढ़ जाएगा सिलेक्शन होने का। यार जो भी तुमने आईएएस आईएएस एके, सर ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी पहली जॉब 19 की एज में मिल गई। जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, जॉब मिलती नहीं है, जॉब ढूंढनी पड़ती है दोस्त। और मुझे पता है मैंने जॉब कैसे ढूंढी, मुझे पता है। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, 19 साल की उम्र में जॉब मिल गई, जॉब मिल गई, जॉब मिली नहीं दोस्त, जॉब ढूंढनी थी मैंने, जॉब के लिए अपने आप को बनाया था उस लायक। ये स्टोरी है इसकी। कभी ऐसा, कभी मेरा फ्री सेशन जो है वो कोर्स ज्वाइन करो, तब हम वहां पे स्टोरी मुझसे कनेक्ट हो। हमारा एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी है दोस्तों, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे हम ये सब डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं उस ग्रुप में, बहुत सारा लर्निंग्स होती है। तो जॉब मिली नहीं, जॉब, फिर मैं बोल रहा हूँ जॉब ढूंढी मैंने, मैंने उस काबिल बनाया अपने आप को, जॉब रेडी किया, तब वो जॉब मिली मुझे। ठीक है, तो सीधी सी बात है दोस्त कि आप कैसे कैसे जॉब ज्वाइन कैसे करोगे, मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा, ये ऑलरेडी ज्वाइन कोर्स बट यू हैव नॉट अटेंड एनी क्लास आई गेस, पता नहीं यार क्यों नहीं अटेंड कर रहे। एनीवेज जो भी है, जो भी है, समझो इस बात को। यार आपको अपने अपने आप को इतना ज्यादा एक्सपर्ट बनाना है, बिकॉज ये जो जनरेशन है दोस्तों, ये एआई जनरेशन है, यानी कि एक रोबोटिक जनरेशन है, यानी कि टेक्नोलॉजी वाला जनरेशन है, राइट। तो आप बहुत, अगर आप, मैंने एक सेशन में बोला था दोस्तों कि अगर आप ना 20-22 साल की उम्र है आपकी, और आपकी सैलरी 50,000 भी नहीं है, तो आप बहुत पीछे चल रहे हो, ट्रस्ट में। आप अगर, फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल की है और आपकी सैलरी 50,000 भी नहीं है, तो आप पीछे चल रहे हो, बहुत पीछे हो, बहुत पीछे हो। और उसके उसमें भी अगर कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं नहीं मैं एक्सपर्ट हूं, ये हूं, आप जीरो हो, ट्रस्ट मी, यू जीरो, यू आर जीरो गाइस। जीरो नॉट इन दैट सेंस, जीरो को पॉजिटिवली लो। जीरो मतलब जीरो को थोड़ा सा, जीरो पे अगर मेहनत कर दिया जाए ना, जीरो पे थोड़ी सी, जीरो पे मेहनत कर दी जाए, तो जीरो के आगे अगर ऐसे खड़ा हो जाया गया, तो क्या होगा, ये जीरो की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, राइट। तो अभी अगर मैं सिर्फ उन लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ ना, जो 20 से 25 के बीच में है और उनकी सैलरी वो जॉब तक नहीं कर रहा, जॉब मिल ही नहीं रही कहीं पे, और ब्लेम गेम खेलते हैं, जो भी करते हैं XYZ रीजंस, मैं उनके लिए बस बोल रहा हूँ कि यार दोस्तों आप गलत जगह जा रहे हो, डायरेक्शनलेस पे हो, आप डायरेक्शनलेस हो पूरी तरह से। आपको सिर्फ स्किल्स पे काम करना है, आपको अपने विजन को देखना है और वहां पे चलते बनना है।
अब तो आपको यार, मैं तो ये भी हूं यहां तक कि आपको हाथ उठा के दिखाता हूँ दोस्तों, वो देखो तुम्हारा रास्ता, रास्ता है वो तुम्हारा, वो तुम्हारी मंजिल है, वो तुम्हारा घर है, वहां तक तुमको जाना है। अब कैसे जाना है मैं रास्ता बताता हूँ, देखो ऐसे ऐसे करके जाना है। यार हाथ भी पकड़ा हूं यार, लेकिन फिर भी तुम्हें तो चलना पड़ेगा ना, मैं तुमको अपने पीठ पे तो नहीं बैठा पाऊंगा, मैं पीठ पे नहीं बैठा पाऊंगा, बट हाँ हाथ पकड़ के चल सकता हूँ तुम्हारे साथ। बट चलना तो एट दी एंड तुम्हें ही है। अगर ये इतना कुछ मिल रहा है उसके बाद भी आपके पास प्रॉब्लम है, अभिषेक इज माय नेम, ओके अभिषेक, आई डोंट नो अभिषेक, आई एम, मुझे कुछ आइडिया नहीं तुम्हारे बारे में अभिषेक, क्योंकि मैं अपने ऑलमोस्ट बच्चों जो स्टूडेंट है मेरे, उनसे मैं जिनसे कनेक्टेड हूँ, जो मुझे अपने फीडबैक आई मीन अपने अपने असाइनमेंट शेयर करते हैं, दैट्स गुड यार। ठीक है, एनीवे चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आप बताओगे तो सोचो आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे और सिलेक्शन के वेटेज बढ़ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हमेशा, वो ये होता है कि रोल, जिस रोल के लिए आप जा रहे हो उस रोल के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। ये कैसे पता करोगे, ये कैसे पता करोगे, वही naukri.com में जाके के आर पूरा वो पूरा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये तरीका है, ये तरीका होता है कि आप कैसे करोगे, रोल क्या है आपका। मान लो आप सेल्स ऑफिसर के लिए जा रहे हो, सेल्स ऑफिसर के रोल के लिए आप जा रहे हो, तो आप क्या करो, जाके आप naukri.com पे जाओ, naukri.com पे जाओ, वहां पे डालो कि जेडी ऑफ सेल्स ऑफिसर, के आर ए ऑफ सेल्स ऑफिसर, कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, उन सारे पॉइंट्स को एकदम अच्छे से रट लो, समझ लो, समझ लोगे तो अपने आप रट्टा में आ ही जाएगा। ठीक है, समझ लो तो चीजें हो जाएंगी क्लियर। तो रोल आपको ये समझाना है। उसके बाद रोल के बाद आता है कि बैंक क्यों, वाई बैंक, भाई बैंक में नौकरी क्यों करना चाहते हो, बैंक में नौकरी। तो यहां पे आपको बैंक के बारे में, बैंक आ गया या बीएफएसआई आ गया, ये आईबीपीएस वालों भी, उनके लिए भी अच्छा है, स्ट्रांग है, बढ़िया चीज है। बीएफएसआई में देखो यार, एक क्वेश्चन आया था मुझे, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, सर बीएफएसआई में अपना करियर बनाऊं या आईबीपीएस की तैयारी करूं। मेरा यार एक ही क्वेश्चन था, मैंने ये, मुझे हंसी इसलिए आई ना क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बीएफएसआई 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 कर रहा हूं यार, पता है। उसके बाद और वो बच्चा इस चैनल, जो चैनल हमारा है बीएफएसआई अड्डा 24/7, उसको फॉलो भी किया है। उसके बाद भी उस क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन यही था, ये कमेंट किया था उसने बल्कि किसी एक वीडियो पे, कि बीएफएसआई करूं या आईबीपीएस में अपना करियर बनाऊं। तो बच्चों, बीएफएस आईबीपीएस क्या है, आईबीपीएस एक इंस्टीट्यूट है जो आपको बैंक के एग्जाम्स कराता है और बैंकों की ट्रेनिंग कराता है। कुछ सरकारी बैंक है, एसबीआई छोड़ के कुछ सरकारी बैंक्स हैं, उनकी वो ट्रेनिंग कराता है और उनकी वो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, राइट। और जब आप सरकारी बैंक में जाते हो, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि सर सरकारी बैंक में जाऊं या बीएफएसआई में जाऊं, तो ये भी गलत क्वेश्चन है दोस्तों। बीएफएसआई का मतलब होता है बैंक, फाइनेंस और इंश्योरेंस, या हर तरह की वो कंपनी, हर तरह की वो सेक्टर जो पैसों में लेन देन करते हैं, राइट। आपका बैंक हो गया, फाइनेंस कंपनी हो गई, इंश्योरेंस हो गया, आपका स्टॉक ब्रोकर कंपनी हो गई, आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, माइक्रो फाइनेंस हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस एनबीएफसी हो गए, ये सब क्या है, ये सब आपके बीएफएसआई का पार्ट है। चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उससे मतलब नहीं होता, राइट। तो आपके जितने भी सरकारी बैंक्स हैं, जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंस वाले, जितने भी सरकारी एलआईसी, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज हैं, ये सब बीएफएसआई का पार्ट है दोस्तों। ये क्लियर कर लो, ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये सब बीएफएसआई का हिस्सा है। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात कर रहे हो ना तुम, डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें, क्लियर कर दो आईबीएफ से। मैं फिर बोल रहा हूं, देखो ये सब तब सही लगता है, डीबीएफ करो, आईबीएफ, आईआईबीएफ से जो जो करना है, मैंने आईबीएफ से कम कई सारे सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, लेकिन तब किया है जब मेरे पास जॉब थी, तब किया है जब मैं जॉब ऑलरेडी वर्किंग था, मैं ऑलरेडी बैंकर था, तब किया है। जब एक बार बैंकर बन जाओ, एक बार जॉब पालो, अभी फोकस रखो कि किस तरह जॉब स्टार्ट करो, जॉब स्टार्ट हो जाए। नंबर एक, जॉब पालो, इंडस्ट्री में एंटर कर जाओ, उसके बाद अपनी जगह बनाते जाओ, अपनी जगह बनाते जाओ, राइट। अपनी जगह बनाते जाओगे, अपने आप बहुत ऑप्शंस मिलते जाएंगे, करेक्ट। उसके बाद फिर ये सर्टिफिकेशंस करते रहो, आईआईबीएफ के जो सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं वो क्लियर करते जाओ। अब यहां पे चलते हैं दोस्तों, बैंक पूछा जाए वाई बीएफएसआई या वाई बैंक, तो आपको बीएफएसआई के बारे में पूरा बताना है, आपको पूरा बीएफएसआई के बारे में बताना है।
राइट। बीएफएसआई की बैंक क्यों? क्योंकि बैंक एक डिमांडिंग सेक्टर है, बैंक एक ग्रोइंग सेक्टर है, बैंक में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बैंक एक ऐसा सेक्टर है जहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बैंक एक ऐसा सेक्टर जहां पे पोटेंशियल करियर है, बैंक एक ऐसा जगह है जहां पे इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है बैंक का। तो ये बैंक के बारे में आपको बताना होगा कि बैंक में क्यों क्यों बैंक तुमने चुना एज अ करियर। क्योंकि बैंक में आपको ऐसा नहीं कि आपको कोई, अगर आप आईटी चुनते, समझना, अगर आप आईटी चुनते तो आपको आईटी में कोडिंग आना चाहिए। आजकल आईटी में, आईटी का मतलब लोगों को लगता है कोडिंग, आईटी में जाओ कोडिंग। आईटी में हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे दिमाग में यही आता है। तो उसके लिए भी आपको ट्रेन होना पड़ेगा, कम से कम साल भर लगेगा, या साल भर भी कम बोल रहा हूं, क्योंकि 4 साल लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके तब भी कोडिंग नहीं आ पाती। लेकिन हम उससे रिलेट नहीं कर रहे, क्योंकि वो 4 साल कुछ और होता है, पढ़ाई तो होती नहीं है, बाकी सब कुछ होता है। खैर एनीवेज, हम कुछ और बात करेंगे यहाँ पे। अगर आपको कोडिंग में जाना है तो 1 साल प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए आपको, राइट। तो वो कोडिंग आनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। लेकिन बैंक में आने के लिए 1 साल की ट्रेनिंग नहीं चाहिए आपको, आपको बेसिक टर्म्स आने चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, करेक्ट। ये चार सारी चीजें कर ली तो आप बैंक के लिए प्रिपेयर्ड हो। तो वाई बैंक? सिंपल है, बैंक का मैंने जो बताया, बैंक के फीचर्स के बारे में बताओ, बैंक के बारे में बताओ पूरा आपको। अब जो सेकंड क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई सेल्स? भाई सबसे बड़ा दर्द यही है कि भैया सेल्स क्यों करना चाहते हो? सेल्स करना भी चाहते हो कि ऐसे चले आए, कहीं मिली नहीं? क्यों करना चाहते हो सेल्स? कि कहीं मिला नहीं नौकरी इसलिए चले आए यहां पर? है दोस्त, ये पहले होता था कि जहां, पहले होता था कि जो, मतलब कहीं नहीं मिला वो कहां मिलेगा? सेल्स में मिलेगा। जब नौकरी कहीं नहीं मिली वो कहां मिलेगी? सेल्स में मिलेगी। अब ऐसा बदल चुका है यार, ऐसा बदल चुका है। अपनी सोच बदल लो, हालात जज्बात वक्त बदल लो दोस्तों, नहीं होता ऐसा। अब क्या है? अब सेल्स का मतलब एक ही चीज है, सेल्स का मतलब होता है अगर आपको सब कुछ आता है तो ही सेल्स में आ पाओगे आप। ये अलग है कि अभी भी बैंक बैंक बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे इंटरव्यू नहीं कर रही है, लेकिन बहुत जल्दी ये चीज होने वाला है, बहुत बड़े लेवल पे इंटरव्यूज होंगे आपके इस सेल्स प्रोफाइल के लिए। रीजन बीइंग क्योंकि सेल्स प्रोफाइल दोस्तों एक ऐसा प्रोफाइल है, एक ऐसी जॉब है जो आप अपने बैंक के प्रोडक्ट को आप प्रेजेंट करोगे कहां पे? आप कंपनी के प्रोडक्ट को प्रेजेंट करोगे कस्टमर के सामने। ये बहुत बड़ी पोजीशन होती है। सर वाई सेल्स? सेल्स इसलिए करना चाहता हूं सर क्योंकि सेल्स मुझे लगता है सबसे ज्यादा ग्रोइंग करियर है, सबसे ज्यादा डेवलपिंग करियर में से एक है, बेस्ट प्रोफेशन है, पैसा भी है, इंसेंटिव भी है, राइट। सेल्स इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि सर सेल्स में जो स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट है मेरे अंदर, वो सारी रिक्वायरमेंट है, वो सारे स्किल सेट्स है, जो स्किल्स की चाहिए जरूरत है होती है सेल्स करने के लिए, वो सारी चीज मेरे अंदर है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं, क्यों ना मैं, जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है, मेरी हॉबी है सर कि इंटरेक्ट विद पीपल, लोगों के साथ इंटरेक्शन मेरा मेरा पसंदीदा काम है। क्यों ना मैं अपने हॉबी को, अपने पैशन को अपने करियर में तब्दील करूं। हो जाएगा सर ये सोने पे सुहागा, करेक्ट। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि सेल्स में अपना करियर बनाना। भाई ऐसे तुम बोल दिया ना, कुछ नहीं बोलेगा, वो एक ही बात बोलेगा, पता क्या बोलेगा? कि वो बोलेगा राहुल तुमने कहा कि सेल्स में वो है, ग्रो है, सेल्स में डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है। तो बेटा सेल्स में प्रेशर भी तो है, सेल्स में टारगेट भी तो है। तो यहां पे सेकंड क्वेश्चन यही आएगा, टारगेट एंड प्रेशर, टारगेट एंड प्रेशर। नाउ व्हाट द आंसर? सो आंसर इज, दोस्तों तुम सब यही बोलते हो सर सेल्स नहीं करना, सेल्स में टारगेट है, नहीं 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 सर सेल्स में प्रेशर है, सेल्स बहुत डिफिकल्ट है, ये वो। अरे सेल्स में टारगेट एंड प्रेशर, मुझे एक बस एक प्रोफेशन बता दो, एक जॉब बता दो जहां पे टारगेट और प्रेशर नहीं होता। मुझे एक जॉब रोल बता दो जहां पे टारगेट और प्रेशर नहीं होता, जो बोलोगे मैं वो करूंगा, मुझे वो बता दो। टारगेट और प्रेशर कहां नहीं होता? हर जगह टारगेट एंड प्रेशर होता है, दुनिया की हर नौकरी में टारगेट एंड प्रेशर होता है। ऑब्वियसली प्रेशर एंड टारगेट होगा ही होगा, बिना टारगेट एंड प्रेशर के बिजनेस नहीं जनरेट होते, राइट। बिजनेस, बोलोगे सर मैं तो ये सब सेल्स वेल्स तो करना ही नहीं, मैं तो एकदम बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, बिजनेसमैन। अरे भाई बिजनेसमैन एक सबसे बड़ा सेल्स वाला इंसान होता है, सबसे बड़ा सेल करना आना चाहिए बिजनेस को, मैन को। आपको सेल करने नहीं आता, आप बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। आपको अपनी बात बेचनी नहीं आती, अपना सामान नहीं बेचने आता, आप बिजनेसमैन बनना भूल जाओ। बिजनेसमैन का सबसे पहला कदम, सबसे पहला कह सकते हैं जो सीख होती है, जो पहला नींव होता है, वो होता है आपका सेल करना।
राइट। आप किसी को भी उठा लो यार, सरकारी बैंक्स में जो लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एक क्लियर कर देता हूं, पता होगा वैसे आपको, आप सरकारी बैंक्स में भी प्रेशर डालते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको डरा नहीं रहा, बस पता होना चाहिए आपको, सरकारी बैंक्स में भी प्रेशर डालते हैं, उनके ऊपर भी टारगेट आ गया। हाँ, टारगेट ये उन बोलते हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूं टेलर पे, मैं कैश काउंटर में काम कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर आएगा प्रेशर, मुझे बोला जाएगा कि मुझे कुछ नहीं पता, आज मुझे एक करंट अकाउंट लेकर आएगा, लेकर आओगे तुम, मुझे नहीं पता आज तुमको 50,000 का फिक्स डिपॉजिट लाना ही लाना है, मुझे नहीं पता तुम्हें ये करना ही करना है। तो ये प्रेशर डाला जाएगा, ये डाला जाता है सरकारी बैंक्स में भी, राइट। तो ओवरऑल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। करेक्ट। बोलोगे डॉक्टर, सर डॉक्टर के पास प्रेशर नहीं होता, अच्छा जी, ऐसी बात, ठीक है, चलो प्राइवेट हॉस्पिटल चलो, चलो प्राइवेट हॉस्पिटल्स दिखाता हूं क्या होता है, चलो प्राइवेट हॉस्पिटल्स। डॉक्टर बोलेगा अरे साहब क्या बोला जाए, डॉक्टर बड़ा है, जू सीनियर डॉक्टर है, तो वो बहुत वैसी बात करेगा, डिसिप्लिन वाली बात करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन वो सीनियर डॉक्टर है, वो क्या है, सीनियर डॉक्टर। कहां काम कर रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में। कहां काम कर रहा है, हॉस्पिटल में। यार हॉस्पिटल का मालिक तो होगा ना कोई, हॉस्पिटल कोई मालिक तो होगा, वो प्रेशर डालता होगा एक बिजनेस टीम पे, बिजनेस टीम डालती होगी प्रेशर डॉक्टर पे। करेक्ट। तो हर जगह दोस्तों, हर जगह प्रेशर और टारगेट होता है, कहीं असाइंड टारगेट होता है, कहीं टारगेट असाइन नहीं होता, बट टारगेट होता है। मैंने बैकएंड में काम किया यार, मैंने बैंक के बैकएंड्स में काम किया है, मुझे पता है जब मैं सेल्स में आया, मेरा सेल्स में आने का सबसे बड़ी वजह थी, जब मेरी पहली बैंक जब मैंने ज्वाइन किया, तो वहां पे दोस्तों मैंने बैकएंड से, मुझे बैकएंड में रखा गया था, मैंने बैकएंड में काम किया, साल भर में पूरा बैकएंड सेटअप समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। उसके बाद मैं ब्रांच बैंकिंग में आ गया, ब्रांच बैंकिंग में काम किया, रिटेल बैंकिंग, कैश काउंटर, सब जगह काम किया, सर्विस, कस्टमर सर्विस। उसके बाद मैंने फिर सेल्स में एंटर किया, ये देखने के लिए कि सेल्स में क्या है, सेल्स को भी आजमा लेते हैं, क्योंकि मैंने कभी सेल्स में काम नहीं किया था, और हर पूरे बैंक में काम कर लिया था, पूरे अलग अलग वर्टिकल में काम कर लिया था। जब मैंने दोस्तों बैकएंड में जब मैं काम करता था, बैकएंड में, तो बैकएंड में मेरी टाइमिंग जनरली होती है 9:30 से 6:30, आज भी यही सब टाइमिंग हर जगह है बैंक्स में, 9:30 से 6:30। बट मैं 9:30 बजे, 9:25, 9:15 बजे तक आ जाता था। भैया आने का टाइम तो 9:25, 9:20 था, लेकिन जाने का मेरा कोई टाइम नहीं था। आज तक मेरा रिकॉर्ड है दोस्तों, आज तक मैं कभी भी अपने पहले बैंक में जहां मैंने जॉब किया, आज तक मैं कभी 6:30 बजे नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। ये मैं बहुत अच्छे से मुझे याद है, हमेशा मेरा टाइमिंग होता था कभी 8, कभी 9, कभी 8, कभी 9, कभी 9:30। और कई दफा, नॉट रिपीटेडली, नॉट बार लगातार नहीं, बट कई दफा 4 साल के करियर में कम से कम 8 से 10 बार, या कई ज्यादा ही बोल लो, 12-15 बार बोल लो, 12-15 बार दोस्तों, 12 से 15 बार, 12 से 15 बार मैं रात रात भर रुका हूं। रात, मैं वो मार्च क्लोजिंग की बात हटा के बता रहा हूं, मार्च क्लोजिंग जो होता है उसको हटा दो, 12 से 15 दिन, 12 से 15 बार ऐसा हुआ है कि मुझे रात भर मुझे रुकना पड़ा। मतलब मैं 9:30 बजे आया, है ना, आज 9:30 बजे आया, और कल शाम को 9 बजे अपने घर जा रहा हूं। बैकएंड की बात सुन लो, बैकएंड में जो लोग जाते हैं, बैकएंड बैकएंड बैकएंड, ये दिस इज द रियलिटी। बहुत, क्योंकि यार आप अगर कहीं काम करोगे, यार देखो, आप लोअर परफॉर्मर हो, लोअर परफॉर्मर रहोगे तो जिंदगी भर लोअर रहोगे, कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट। मैं लोअर परफॉर्मर नहीं था, मैं था वहां पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, क्योंकि मैं पूरी चीज देखता था, मैंने 2-3 प्रोसेस सेटअप किया, तो परफॉर्मर अच्छा था। अब परफॉर्मर अच्छा रहेगा तो क्या करेंगे लोग, आपसे ही काम करवाएंगे, क्योंकि उनको पता है ये काम करेगा तो अच्छा काम होगा, सही काम होगा, एक्यूरेसी के साथ होगा। तो मैं वो करता था, एंड आई वाज इन पेमेंट रिकंसिलेशन, जो आप लोग करते हो ना, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब, तो इनके रिकंसिलेशन प्रोसेस में था, ठीक है। तो वहां पे वो काम करता था, एंड उसके बाद मैं मूव किया रिटेल बैंकिंग में। तो रिटेल बैंकिंग में दोस्तों ठीक था, रिटेल बैंकिंग में लाइक 9:30 बजे आ रहे हो, 9:30, 9, 9:30 बजे आ रहे हो, और 6:30 बजे तो नहीं, 7, 7:30, 8 बज जाते थे, 8 वहां भी बज जाते थे, 8 वहां भी बज जाते थे, राइट। अब सेल्स की बात करो भाई, सेल्स में ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, सेल्स में आज तक कभी भी 7 बजे के बाद काम नहीं किया मैंने,
आज तक रिकॉर्ड है, बैंकिंग सेल्स में कभी भी 7 बजे के बाद काम किया ही नहीं। ग्राउंड लेवल पे जितना काम किया, मतलब ग्राउंड लेवल पे जब मैं था, कभी भी ग्राउंड लेवल, जब मुझे याद आ रहा है 6:30 बजे तक ही शायद ही कभी काम किया हो, नहीं काम किया मैंने। क्योंकि अगर आप ना काम कर रहे हो, टारगेट हो जा रहा है, कोई बात नहीं यार, आप राजा हो, टारगेट हो गया, आप राजा हो। टारगेट नहीं भी हो रहा तो भी दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। टारगेट नहीं भी हो रहा तभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, 7, 6:30, 6:30, 7, 6:30, 7, बस यही टाइम होता था। आज तक 7 बजे के बाद कभी काम ही नहीं किया, राइट। तो दिस इज द रियलिटी। जो लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो भाई ये सच्चाई है। तो ऐसा समझना होगा आपको। टारगेट प्रेशर हर जगह होता है, गंदा वाला होता है, गंदा वाला, करेक्ट। तो बैंक में भी टारगेट प्रेशर है। ओके, क्वेश्चन आएगा, टारगेट है, प्रेशर है, कैसे मैनेज करोगे? सर प्रेशर और टारगेट दुनिया के हर जॉब में होता है, तो बैंक में भी होगा, सेल्स में भी होगा, क्योंकि हर चीज बिजनेस पे डिपेंड करती है। बिजनेस जनरेट होगा, कमाई होगी, रेवेन्यू होगा, तो ही चीजें स्मूथ चलेगी। रेवेन्यू नहीं होगा, कमाई नहीं होगी, तो सैलरी कहां से आएगी, राइट। रेवेन्यू होगा तो चीजें स्मूथ होगी। और सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी सारे जो भी काम करता हूं, जो भी जॉब करता हूं, जो भी वर्क करता हूं, उसको बड़ी जिम्मेदारियों के साथ निभाता हूं। और अगर मेरा काम मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे कहीं भी प्रेशर लगेगा ही नहीं। सर फिजिक्स भी कहती है कि फोर्स जहां पर होगा वहीं पे प्रेशर होगा। जब मुझे कोई काम करने के लिए फोर्स करेगा ही नहीं, तो प्रेशर बनने का सवाल ही नहीं उठता। सिंपल है। तो ये सब आप ऐसे आंसर दोगे तो डेफिनेटली आपको कंसीडर किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट सवाल आता है। हमने बोल दिया, प्रेशर की बात कर ली। नेक्स्ट सवाल आएगा, तुम लोग बताओ यार, बताओ यार सूरज, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है? सूरज, बताओ सूरज। सूरज सर। यादव, हाँ बताओ। यस सर। गुड इवनिंग सर। हाँ यार, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग यार। मेरा क्या, तुम पहली बार तो मेरी क्लास ले नहीं बोनस। रहे, तुम तो मेरे काफी पुराने स्टूडेंट हो। तो लेट मी टेल यू गाइस, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग का मतलब होता है जब जागो तब सवेरा। मैं हमेशा जिससे मिलता हूँ गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। एंड इसमें क्या होता है ना, नई सुबह, नई उम्मीद और नए जज्बे के साथ हम हमेशा अपने पल का, हर मोमेंट की शुरुआत करते हैं। ठीक है सूरज, तो जब जागो तब सवेरा, वेरी गुड मॉर्निंग। अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है इंटरव्यूज में? सर ये पूछ सकते हैं कि आप साइंस बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो आप सेल्स में क्यों आना चाह रहे हो? वेरी गुड, चलो साइंस बैकग्राउंड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन उठाया है सूरज ने, क्वेश्चन उठाया है कि एक क्वेश्चन उसने उठाया है कि भाई सर आप साइंस से हो, आप सेल्स क्यों, या बैंक क्यों, राइट, या फाइनेंस क्यों? ये क्वेश्चन आता है। आपने साइंस से हो, आपने तो बीटेक किया है, आपने कंप्यूटर साइंस किया है, आपने आईटी से पढ़ाई की है, राइट। क्योंकि ये जो मात्रा है ज्यादा होती है बैंक में, बीटेक वालों की मात्रा ज्यादा होती है बैंक्स में। अब इसका आंसर कैसे होगा? एक बच्चा बीसीए किया हुआ है, एक बच्चे ने बीसीए किया है, एक ने बीएससी आईटी किया है, एक ने बीएससी आईटी किया है। आप फंस गए भाई। यार ये तो बड़ा, यार तो सोचा ही नहीं था यार, कैसे ये पूछ लिया यार सर ने, रिक्रूटर ने। अब यहाँ पे आंसर कैसे दोगे? आंसर देने का सिंपल सा मतलब है सर, जब मैं जब कॉलेज में था, जब मैंने कॉलेज शुरू किया, राइट, तो मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए, मेजर प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स, मैंने लाइफ प्रोजेक्ट्स, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स, सर मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए, हर प्रोजेक्ट में जो डोमेन था, मैं आईटी में था सर, मैं आईटी में जितने भी मैंने प्रोजेक्ट किए, हर आईटी का जो डोमेन था, हर आईटी प्रोजेक्ट का जो डोमेन था सर, वो था बीएफएसआई। वो बीएफएसआई था। तो मुझे बीएफएसआई के बारे में पता नहीं था। फिर मैंने रिसर्च किया, मैं समझा बीएफएसआई क्या है एग्जैक्टली exactly। तब मुझे पता लगा कि बीएफएसआई मतलब बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस की जो ये पूरा सेक्टर है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तब मुझे समझ में आया। तो मैंने फिर सोचा यार, मैंने और ज्यादा डीप डीप रिसर्च किया, डिटेल रिसर्च किया कि भाई इसमें करियर कैसे बनता है, इसमें करियर अपॉर्चुनिटी कितनी है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तब मुझे समझ में आया कि ये इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है, लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग इंडस्ट्री, ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है, सबसे ज्यादा हमारे इंडियन इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे मात्र इंडस्ट्री में से एक
बड़ी इंडस्ट्री में से एक है। तो मैंने सोचा क्यों ना बीएफएसआई में अपना करियर बनाया जाए। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो रिलेट करो, आपके पास वो स्टोरी होनी चाहिए जो स्टोरी बड़ी रियल लगे, रियलिस्टिक लगे, वैसी स्टोरी आपके पास होनी चाहिए। डेफिनेटली अगर ऐसी स्टोरी है तो आपको कंसीडर किया जाएगा। यार सेल्स में ना, सेल्स में लोग आते हैं 2 महीना 3 महीने में नौकरी छोड़ देते हैं। ठीक है, सेल्स में लोग आते हैं 2 महीने 3 महीने में नौकरी छोड़ देते हैं। ओके, तुम जो इतना बड़ी बड़ी डायलॉग मार रहे हो, डायलॉग डिलीवर कर रहे हो, सब होते हैं ऐसे ही डायलॉग बाजी करते हैं, लेकिन सक्सेस बहुत कम होते हैं। तो मैं कैसे कैसे मैनेज करोगे ऐसे? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सेल्स में 2-3 महीने में लोग जॉब छोड़ देते हैं, ठीक है, जॉब लीव कर देते हैं, तो आप क्या मैनेज करोगे? तो आपको बोलना है कि सर देखो, जॉब लीव करते जो हैं वो कभी भी अपने, उनका कोई विजन नहीं होता, उनका कोई कोई उनका उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता लाइफ को लेके, कोई कोई उद्देश्य नहीं होता लाइफ को लेके, वो बहुत बहुत मजाक मजाक अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, एंड सर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा, बट सॉरी टू से हो सकता है आप ज्यादातर वैसे लोगों से मिले जो जो डायरेक्शनलेस हो, जिनका कोई विजन नहीं है, जिनका कोई एम नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है। सर मैं उनमें से नहीं हूं, मैं वो हूं जो एक बार किसी चीज में घुसता है तो पूरी तरह से उसमें उसमें एक्सपर्ट बन जाता है। सर मैं वो हूं कि अगर आज मैंने एक चीज किया, जब तक मैं कुछ अचीव नहीं कर लेता तब तक मैं छोड़ता नहीं। सर मैं वो हूं जो जो जिसका कॉन्सेप्ट है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे लगता है सर, इसलिए ये 2-3 महीने वाला कॉन्सेप्ट तो मेरा है ही नहीं। मैं एक लंबे रेस का घोड़ा हूं, हर कंपनी को, हर बैंक को लंबे रेस का घोड़ा चाहिए, मैं वो हूं। एक लंबा टर्म, लॉन्ग टर्म विजन है सर मेरा, मैं बहुत कुछ सोच कर आया हूं, इसीलिए मैं यहां पे इंटरव्यू में बैठा हूं पूरी स्ट्रैटेजी के साथ। ठीक है गाइस, ऐसे आपको बोलना है, आपको यहां बताना है कि आप क्या हो, आप लंबे रेस के घोड़े हो, लॉन्ग टर्म विजन रखते हो, आपको बहुत कुछ करना है। आपने जो तुम्हारा रिक्रूटर है उसने जो मिला होगा, जिनकी वो बात कर रहा है, वो 2-3 महीने वाले, वो डायरेक्शनलेस है, वो विजनलेस है, वो मजाक मजाक में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सर मुझे मजाक में अपनी जिंदगी नहीं जीनी है, करेक्ट? तो ये सब ऐसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। क्लियर है गाइस? ठीक है, नाउ ओके, अब और देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं यहां पे। ठीक है, चलो और कैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं अपने स्टूडेंट से ही पूछता हूं। प्रिया तिवारी जरा बताना बेटा, कितने और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, और कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें? सर ये ओके, बोल सकते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ विद इन 5 years? ठीक है, उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चैट अभी देखा है बच्चों का, कि 1-2 महीने वाला छोड़ देते हो गया, सेल्स स्ट्रैटेजी है ना, क्वेश्चन आता है कि सेल्स स्ट्रैटेजी क्या है। अरे आप तो सेल्स में आ रहे हो भाई, सेल्स में तो आ रहे हो, ठीक है यार, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन सेल वेल करने आता भी है? क्या होता है सेल्स, पहले ये बताओ, व्हाट इज सेल्स? सेल्स होता क्या है भाई? मैं अगर 99% बच्चों से पूछूंगा ना, सब यही बोलते हैं सेल्स का मतलब होता है सामान बेचना। ये आप हो, राइट, और ये आपका आपकी मंजिल है क्या? सेल, राइट, एट दी एंड आपको सेल करना है। लेकिन ये यार, ये सेल्स नहीं होता। आपका ये आप हो, ये आपका आखिरी स्टेज है। ये आप हो ए, ये ई, बीच में बी सी डी, ये चलो एफ मान लो, ई, इतनी सारी चीजें बीच में होती हैं दोस्तों, हम वही खा जाते हैं, हम उसी को मिस कर जाते हैं। हम यहां से डायरेक्ट यहां पे बात करते हैं, हम यहां से डायरेक्ट यहां आ जाते हैं, हम ये सारी चीजें मिस कर देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, तब जाके एफ आता है, तब जाके सेल आएगा आपका। आपको समझना पड़ेगा ये सारी चीजें, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहली चीज होती है दोस्तों आपको प्रोडक्ट नॉलेज।
आपको पता होना चाहिए यार, आपको प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छे से आना चाहिए। मतलब इतना शानदार प्रोडक्ट नॉलेज आपकी होनी चाहिए कि आप अगर सो रहे हो तो नींद में भी आपको प्रोडक्ट आप बड़बड़ाओ, प्रोडक्ट आपके ना आपसे कोई पूछे आगे प्रोडक्ट के बारे में तो आप खटाखट बता दो, आंखों आंखें बंद करके नींद में भी बता दो। इतना प्रोडक्ट स्ट्रांग होना चाहिए आपका, राइट। प्रोडक्ट नॉलेज। अभी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है, जैसे बैंक्स में बात करो ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आपका जो बैंक में और होते हैं आपके लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, ये सब आपके प्रोडक्ट्स में आ जाता है। लोन वगैरह सब प्रोडक्ट होते हैं बैंक्स के, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि सेल का मतलब होता है, समझना दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है हाँ आपको ही क्यों हायर करें, बताता हूं, इस पे आता हूं मैं, इस पे आता हूं। ये वाला कर ले सेल्स वाला, फिर आपको ही क्यों हायर करें। दोस्तों कुछ लोगों को लगता है ना कि सेल्स का मतलब होता है प्रोडक्ट लिया, सामान लिया, अपने बस्ते में डाला, ठीक है, बस्ता टांगा और बस्ते को लेके अपने ठेले में लगा, ठेला रखा और ऐसे ठेले लेके निकाला, क्या सेविंग अकाउंट ले लो, एफडी ले लो, लोन ले लो, आई एल आई एल आई एल आई जी आई एल आई जी आई, ऐसा ये लगता है लोगों को। यही हो गया, ए से ई पे चले गए, है ना। प्रोडक्ट लिया, सामान लिया, झोले में डाला और बेचने निकल गए। अरे बिचौलिए थोड़ी हो यार, बेचू थोड़ी हो, बेचना थोड़ी है तुमको। खाली खाली बेचना होता तो तुम ठेला वेला लगा लो जाके, कहीं पे सब्जी वब्जी बेचो जाके, वो थोड़ी करना है। सेल्स में आए हो, एक कंपनी के प्रेजेंट कर रहे हो, कंपनी को, कंपनी के प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक लेके जा रहे हो, राइट। ठीक है, तो समझो, सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सब्जी वाले को पता रहता है वो सब्जी कैसे बनती है, सब्जी वाले को पता रहता है वो सब्जी कैसे कैसे उगती है, क्या क्या होता है उसमें, सब्जी वाले को बहुत पता है, राइट। दूसरा, पहला हो गया प्रोडक्ट नॉलेज। दूसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका 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 कंपटीशन एनालिसिस। कंपटीशन एनालिसिस यानी कि आपका जो कंपटीटर है, एग्जांपल के तौर पे अगर आप आईसीआईसी बैंक में हो तो एचडीएफसी बैंक, कोटक, एक्सिस, इंडस इंड, ये बड़े बड़े बैंक क्या कर रहे हैं, ये बड़े बड़े बैंक क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये समझो। आपको समझना होगा, आपका सेविंग अकाउंट अगर 4% दे रहा है तो उत्कर्ष बैंक 5% तो नहीं दे रहा, समझना होगा आपको। आपको समझना होगा कि आपका एफडी अकाउंट अगर 6% दे रहा है तो उत्कर्ष 9% दे रहा है, ये कैसे? ये होता है प्रोडक्ट नॉलेज, ये होता है कंपटीशन एनालिसिस। आपने अपने कॉम्पिटिटर से बातचीत किया, आपने अपने आई मीन सॉरी कॉम्पिटिटर्स के बारे में जाना कि आपके कॉम्पिटिशन्स जो है वो क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, राइट। कैसे होगा? गूगल के रिसर्च से। गूगल करो, उनके वेबसाइट्स को एकदम अच्छे से छान मारो, उनके वेबसाइट्स को, उनके प्रोडक्ट वाले वेबसाइट्स को अच्छे से छान मारो, कितने अलग अलग तरह के वैरायटीज ऑफ सेविंग अकाउंट्स हैं उनके पास। वो तब होगा जब आपका ये स्ट्रांग होगा। सब मिलता जुलता है दोस्तों। कंपटीशन एनालिसिस हो गया। अब बात करते हैं तीसरा, मार्केट एनालिसिस। दोस्तों मार्केट एनालिसिस का मतलब होता है जब आप ब्रांच ज्वाइन करते हो ना, जब आपको मार्केट दिया जाता है, कि मतलब मार्केट दिया जाता है मतलब, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, मुझे दे दिया आनंद विहार। मैं दिल्ली में रहता हूं, चलो मुझे करोल बाग दे दिया। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में ब्रांच मिली है मुझे, मेरी जो ब्रांच है वो करोल बाग वाली ब्रांच है। कोई भी बैंक है, कोई भी बैंक एक्स वाई जी, और जो बैंक है वो है करोल बाग वाली। अब करोल बाग इज अ वेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्केट इन दिल्ली। अच्छा मार्केट, बहुत ही बढ़िया मार्केट, मतलब बड़े बड़े जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो करोल बाग से अपने शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर चीजें हैं, ये चीजें अगर आपको है, आपको समझना होगा कि करोल बाग का मिला है तो सबसे पहले करोल बाग मार्केट को छान मारो। डजेंट मैटर यार, दिल्ली से हो, कहीं से हो, क्या हो, कौन से लोकेशन से हो, कोई मैटर नहीं करता। आपको अगर मार्केट, आपको ब्रांच दिया गया है, पहले ब्रांच के 3-4 किलोमीटर तक आपको ना पूरा पता होना चाहिए। 3-4 किलोमीटर पूरा अच्छे से आपको इस मार्केट के रग रग से आप वाकिफ होना चाहिए आपको। 3-4 किलोमीटर, चलो 3 किलोमीटर ले लो मोटा मोटा, 3 किलोमीटर अच्छे से पता होना चाहिए आपको कि वहां पे कौन कौन से मार्केट हैं, कौन कौन से मॉल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से वहां पे कॉर्पोरेट टावर्स हैं, कौन कौन से वहां पे छोटी छोटी दुकानें हैं, राइट, दुकानें, शॉप, स्टॉल, ये सब कुछ, और कौन कौन से आपको वहां पर रेसिडेंशियल वाली चीजें हैं जहां लोग रहते हैं,
ये आपको ना, आपको एकदम पता होना चाहिए, अच्छे से नोट कर लो, लिख लो कहीं पे अच्छे से कि 3 किलोमीटर में कितने मार्केट्स हैं, कितने मॉल्स हैं, कितने आपके टावर्स हैं, कितने दुकानें हैं, कितने रेसिडेंशियल वाले वाले फ्लैट्स वगैरह हैं। ये पूरा अच्छे से आपको ये रिसर्च करना होता है, दैट्स कॉल्ड द मार्केट रिसर्च। ठीक है, इसके जरिए आप अपने पूरा स्ट्रैटेजी बनाइए कि कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। यानी कि आपने समझ लिया कितने मार्केट है, कितने मॉल्स हैं, कितने टावर है, दुकान है, रेसिडेंशियल है, राइट। अब ये आपको रिसर्च करना है दोस्तों कि इन मार्केट में जो पब्लिक है उनके पास सबसे ज्यादा कौन से बैंक का अकाउंट है। यानी कि आपको क्या है, करोल बाग में आपको मिला है बैंक, करोल बाग में ब्रांच है, तो 3 किलोमीटर में कौन से और भी अलग अलग बैंक के ब्रांचेस हैं, और भी अलग अलग बैंक के ब्रांचेस कौन से हैं आपको पता करना पड़ेगा 3 किलोमीटर में। करेक्ट, ये पता लग गया आपको, उसके बाद आप रिसर्च करो कि इन जगह टोटल पॉपुलेशन क्या है, अगले 3 किलोमीटर में जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या है, राइट। टोटल पॉपुलेशन पता लग गई, और वो पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा कौन से बैंक का अकाउंट या बैंक का प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइट। वो पता लग गया आपको ये सारे पॉपुलेशन पता लग गया। अब ये पता करो कि उन पॉपुलेशन में वर्किंग कितने लोग हैं, बिजनेस वाले कितने लोग हैं। यही होता है, आपकी अगर एक्सेल अच्छी होगी तो आप ये स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांगली बना पाओगे दोस्तों। हम यहीं पे मात खा जाते हैं, अफसोस की बात तो ये है, हम यहीं पे मात खा जाते हैं। देखो, आपको क्या करना है, आपको मार्केट रिसर्च करना है। 3 किलोमीटर में मेरे दोस्तों, 3 किलोमीटर में चेक करो कि टोटल पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन को 2 पार्ट में डाल दिया, रेसिडेंशियल वाले और बिजनेस वाले। ठीक है, इसके अलावा आपको यह भी पता करना है कितनी मार्केट है, कितने मॉल्स हैं, कितने टावर्स हैं, यहां पे कितने आपके रेसिडेंट्स यानी फ्लैट्स वगैरह हैं, ठीक, और कितनी कंपनीज हैं, ये आपको पता करना होगा, राइट। ये पता कर लिया तो पता करो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उन 3 किलोमीटर में टोटल पॉपुलेशन कितनी है। 3 किलोमीटर में टोटल पॉपुलेशन क्या है, उन पॉपुलेशन की टोटल रेसिडेंशियल, जो लोग रेसिडेंशियल हैं, यानी कि जो लोग रेसिडेंशियल नहीं कह सकते, यहां पे वर्किंग कह दो, सॉरी यहां पे गलत लिख दिया मैंने, यहां पे वर्किंग लिख दो, रेसिडेंशियल नहीं। कितने लोग वर्किंग हैं, यहां पे कितने लोग वर्किंग हैं, और कितने लोग बिजनेसमैन हैं। ठीक है, एंड वर्किंग मतलब सैलरीड, कितने सैलरीड वाले हैं और कितने बिजनेसमैन हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप, और इसके अलावा जितना टोटल पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन है दोस्तों, तो टोटल पॉपुलेशन का जो बैंक है, कौन सा बैंक के प्रोडक्ट्स ये यूज करते हैं, कौन से बैंक के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, ये लोग कौन से बैंक के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे 3 किलोमीटर में कौन कौन से बैंक हैं और भी कौन, हम यही गलती करते हैं, हम यही मात खाते हैं दोस्तों कि हम क्या करते हैं, बस हम ये करते हैं, अपना सामान उठाते हैं, बस्ते में डालते हैं और निकल जाते हैं बेचने के लिए। हम ये तो करते ही नहीं है। आधी ज्यादा जनता तो जानती नहीं होगी भाई ये भी कुछ होता है क्या। आधी से ज्यादा जनता, 99% लोग मतलब जो सेल्स में काम कर रहे हैं कई सालों से, उनको भी मैं गारंटी दे सकता हूं ये नहीं करते होंगे वो। भाई वो बोले ये भी होता है क्या, ऐसा कुछ भी होता है, अरे हमें तो पता ही नहीं था, नहीं करते। तो ये करना पड़ेगा आपको, ये रिसर्च करनी पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे दोस्तों। ठीक है, ये कर लिया। इसके बाद जब आप जाते हो कस्टमर के पास, ठीक है, कस्टमर के पास जाके तुरंत कस्टमर की बात नहीं करनी है, आपको अप्रोच बनाना है। आपको ये सब पता चल गया, आप अपना खुद का स्क्रिप्ट बनाओ, आप खुद का स्क्रिप्ट तैयार करो, अपना खुद का एक पूरा स्क्रिप्ट तैयार करो। उसके बाद आप अप्रोच करो, कस्टमर से मिलो, मीट द कस्टमर, कस्टमर से मिलो, अंडरस्टैंड द कस्टमर, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो, उसकी जरूरतों को समझो, राइट। और उसको सिंपैथी दिखाओ उसको कि अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल माफी चाहता हूं, समझ सकता हूं, मैं बड़ा अफसोस यहां पे बयां करता हूं, मैं ऐसे सिंपैथी दिखाओ उसको, बताओ कि हाँ भैया राहुल को मैं बोल रहा हूं तो राहुल मेरी बातें मान रहा है, सुन रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, वो बोल रहा है आप इग्नोर कर रहे हो, अपनी बात काट के उसकी बात काट के अपनी बात रख रहे हो, ये होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपैथी जताओ। फिर
उसको सॉल्यूशन दो, ठीक है, उससे एक रिलेशनशिप बिल्डअप करो। रिलेशनशिप बिल्डअप मतलब भैया बाबू चाचा चाची ये सब बोलो। रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगा ना दोस्तों, तो पता है फिर क्या होगा? तब जाके आता है आपका आखिरी वाला पॉइंट, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? तब आएगा आपका प्रोडक्ट, तब प्रोडक्ट आएगा, यानी कि तब जाके आपका सेल्स पिच आता है। सोचो कितनी सारी चीजें हमने की है, कितनी सारी चीजें हमने की। हमने सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज किया, फिर हमने कंपटीशन एनालिसिस किया, फिर हमने मार्केट एनालिसिस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब जाके 9th नंबर पे आता है क्या? 9th नंबर पे दोस्तों आता है आपका प्रोडक्ट पिच, सेल्स पिच, 9th नंबर पे। 90 नंबर पे आ रहा है आपका। तो 1 से लेकर 8 तक तो चीजें यार, 1 से 8 तक तो चीजें हम छोड़ ही देते हैं। तो ये है आपका सेल्स का तरीका। सेल्स स्ट्रैटेजी पूछे कुछ ऐसे ही बताना होगा आपको। क्लियर है दोस्तों? या क्लियर है? ओके, जो लोग मुझे अभी यहाँ पे जूम पे हैं दोस्तों, तुम लोग से कुछ बताना चाहूंगा, कुछ बात करना चाहूंगा। कुछ और असाइनमेंट्स हमारे पास आया हुआ है, ठीक है, कुछ असाइनमेंट्स आया हुआ है जो आपको करने होंगे। एंड प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, बैच में बोलो, ग्रुप में बोलो, जाके व्हाट्सएप में जाके बोलो, वो असाइनमेंट्स करने हैं। कुछ आपके इंग्लिश के असाइनमेंट्स होंगे, जिसमें आपको इंग्लिश के मैं कुछ सेशंस दूंगा। वो सेशंस आपको पूरे समझने होंगे, करने होंगे, और उसके बाद एक प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको एनालाइज करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ होंगी। ऑलराइट, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना है। एंड ये एक्चुअली इसको क्लियर करना इज मैंडेटरी पार्ट, राइट। तो चलो आगे चलते हैं। और क्या क्वेश्चन आता है? मुझे कोई बताएगा और क्या क्वेश्चन आता है? और क्या क्वेश्चन आता है? सर ऐसा भी होता है क्या? कैसा भी होता है? मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा मुझे। यार अभिषेक, अगर तुम हो तो तुम ज्वाइन क्लास अटेंड क्यों नहीं करते? 3 से 5 हमारी क्लास चलती है डेली। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो बैच है काफी, एक एक बात करता हूँ मैं एक बार। मैं बात करता हूँ प्रशांत से। प्रशांत एक बार बात बताना मुझे, धीरज में आता हूँ तुम्हारे यस पास, रुक सर। जा। कैसे हो प्रशांत? सर एम ऑडिबल। यस यस, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। कैसे हो यस सर। प्रशांत? सर मैं बढ़िया, आपके बड़े यार प्रशांत, पहले तो वीडियो ऑफ कर लो प्रशांत, वीडियो ऑफ कर लो, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके सर, ओके। अभी सही है? तो प्रशांत मुझे एक बात यस बताना, सर। मुझे एक बात बताना, देखो हालांकि इस वक्त जी लाइव तो नहीं देख रहे हैं तुम्हें बहुत ज्यादा लोग, 8 लोग देख रहे हैं। एंड ठीक है, दैट्स फाइन, मुझे कोई वो भी नहीं करना था। मुझे एक बात बताओ जी। कि अभी पिछले हम 1 तारीख से जुड़े हैं, 15 दिन हो रहे हैं, हो रहा है 15 दिन। तो 15 दिन में तुम्हारे अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं? क्या लगता है तुमको, कितना ज्यादा तुम्हें चीजें क्लियर हुई है? क्या है, थोड़ा बताओ यार। सर बहुत ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा, जो कि ऑडियंस देख रही है, आज लोग भी अगर देख रहे हैं तो सर एक तो एक था कि लाइफ में करना है क्या है और कैसे करना है, जो कि बहुत जरूरी होता है। कि हम लोग सोचते तो बहुत कुछ है और कर नहीं पाते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्या करूँ, बहुत सारे क्वेश्चन होते थे। तो आपके जरिए सर मैं अटैच हुआ आपसे, आपने मुझे एक गाइडेंस दी अच्छे से। और आपने सर एक वो चैट जीपीटी मुझे जो दिया है ना सर, उसकी तो जितनी तारीफ करूँ वो कम है सर। क्योंकि हाँ। बहुत सारी चीजें सर होती है माइंड में हमारे, आती है एकदम से कि हम कुछ चीज सोच रहे हैं, उसका हम आंसर कहाँ से ले पाए। अब वैसे से मैं रिसर्च करूंगा, सोचूंगा, लेकिन वो प्रॉपरली उतने अच्छे से डेफिनेशन नहीं आती है। और चैट जीपीटी एक ऐसा सा जरिया है जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग ऐसी चीजें रिसर्च कर लेते हैं और जान लेते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं। और एक अपने स्ट्रक्चर सर, मैं अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ ले जा सकता हूँ। मतलब पहले होता है ना कि सर एक 8,000 10,000 20,000, पर आपने बताया कि नहीं, एक लाइफ का एक पार्ट है कि आप अनलिमिटेड इनकम भी कर सकते हो अगर आप उस लेवल पे हार्ड वर्क करते हो। तो एक बहुत अच्छा चेंज है सर, एक एक नई एनर्जी है मेरे अंदर कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे मिला है। तो उसकी सब डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है, पर कर पाना बहुत ईजी है। अब लगता है मेरे को, अब मैं कर सकता हूँ। चलो, ग्रेट 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 ग्रेट। थैंक यू।
थैंक यू। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया प्रशांत। तो इसी बात पे प्रशांत, ये भी बता दो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में। सर क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, बस आपके पास मैं चाहता हूँ कि स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे कि सेल्स में अगर आप जा रहे हो सर तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादा क्वेश्चन आपने से बता ही दिए, सैलरी नेगोशिएशन वगैरह होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, हम तो आपको मैंने क्यों हायर इस करें। सेशन में जो मैंने कवर नहीं किया वो ये बता दो, जो अभी इस सेशन में कवर नहीं किया है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन अच्छा था अच्छा 5 साल सर, के बाद, उसका 5 साल के बाद, 2 साल के बाद कहाँ कहाँ देखो। देखते हो, कहाँ ठीक है, देखोगे। करते हैं। धीरज बताओ, कुछ कंसर्न है तुम्हारा, शायद हाथ उठाया है तुमने। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि हम बैंक में आते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं बीएफएसआई में, अगर वो हमसे ये पूछे कि आपने बीएफएसआई क्यों ज्वाइन करा, तो वो तो हम पे चलो ऑप्शन है कि एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री है या हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में। लेकिन मेरा एक डाउट है सर, जैसे कि अगर जो इंटरव्यूअर है अगर उसने ये कह दिया कि आप एम्प्लॉय क्यों बनना चाह रहे हैं, आप ओनर क्यों नहीं बनना चाह रहे, क्योंकि गवर्नमेंट चलो आपको फंड नहीं है, गवर्नमेंट भी आपको फंड के लिए काफी सारी पॉलिसी दे रही है, जैसे मुद्रा योजना है, तो वहां से फंड रेज करके आप ओनर बनिए, आप एम्प्लॉय क्यों बन रहे हो, हाँ, तो उसमें भी सेल कर सकते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है, अगर उन्होंने ये पूछा तो। ओके। भाई पहली बात तो ये कोई पूछेगा नहीं, दूसरी बात मुद्रा योजना में ऐसे ही कोई आंख उठा के, मुंह उठा के, शक्ल उठा के नहीं चला जाता, राइट। उसके नहीं लिए मैं बहुत सारी लर्निंग्स उसमें भी चाहिए, उसमें भी ऐसे कोई हम्म, स्कूल से निकल के लड़का नहीं जा पाएगा यार मुद्रा नहीं योजना नहीं में। मेरा ये नहीं, मैं मुद्रा योजना की मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी पॉलिसी गवर्नमेंट की जो फंड रेज करती है बिजनेस के लिए, तो हाँ, आप एम्प्लॉय क्यों बनना है, आप ओनर क्यों नहीं बन सकते उसी उसी फील्ड में। करेक्ट, अग्रीड अग्रीड अग्रीड, बाय द वे गुड क्वेश्चन। सो धीरज, कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट अगर कोई करता है और उसके लिए अगर फंड चाहिए, सोचो, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर इतने आसानी से फंड मिल रहे होते ना तो शार्क टैंक जैसा शो हिट नहीं होता। आई नो। इतने आसानी से फंड मिल रहे होते तो शार्क टैंक कोई आता ही नहीं यार। शार्क टैंक सीजन 3 चल रहा है, ठीक है, आप बोलोगे सर ये है वो है, भाई ड्रामा तो रहेगा, ये वो टीवी पे दिखाया जा रहा है, थोड़ा तो टीआरपी चाहिए होता है, बट हाँ, 20% ड्रामा, 80% रियल। रियल तो पूरा है, ऑब्वियसली रियल है भाई, मैंने पूरा रिसर्च किया है शार्क टैंक पे, तो रियल है, पूरा एंड टू एंड रियल है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत तो हाई है, हंसी मजाक तो होता ही है, नहीं सर, एंटरटेनमेंट। अगर अगर बाय द वे ये क्वेश्चन पुट अप करे तो हमें क्या आंसर देना चाहिए। क्या आंसर देना चाहिए सर, लेट मी टेल यू, मैं अभी फ्रेशर ग्रेजुएट हूँ सर। मैं अभी, आपने मुझसे बोला ना सेल्स की बात आप कर रहे हो, सर सेल्स मुझे पूरा अच्छे से आता है, बट मैंने फिर भी, मैं अगर ग्राउंड लेवल पे बात करूँ तो तब भी मैंने नहीं किया, राइट। मुझे पता है मैं करते कैसे हैं, तो वही बिजनेस की स्टार्ट, अभी आई एम नॉट रेडी टू स्टार्ट एनी बिजनेस। That's only the reason I want to learn sales. सेल्स इसलिए नहीं सीख रहा कि सेल्स करके मुझे इसमें जिंदगी बितानी है, सेल्स हम्म। इसलिए सीख रहा हूं क्योंकि मुझे, आप समझना, बहुत अच्छा आंसर है, सेल्स इसलिए सीख रहा हूं क्योंकि मैं यहां पे कस्टमर को, कंज्यूमर बिहेवियर समझ सकूं, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी समझ सकूं, कंज्यूमर की नीड्स और प्रॉब्लम एनालिसिस कर सकूं, जो इस समय कंज्यूमर या कस्टमर के जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसको एक एनालाइज कर सकूं, मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट पे फोकस कर सकूं। तो सर मैं ओवरऑल, मैं सिर्फ एक चीज में नहीं रहना चाहता, मुझे लगता है सेल्स के जरिए मैं मल्टीपल चीजें सीख सकता हूं। सर सेल्स के जरिए मैं अगर टेक्निकल स्किल्स की भी बात करूं ना, तो मैं सेल्स के जरिए सबसे पहले मैं कंज्यूमर बिहेवियर सीख पाऊंगा, कंज्यूमर बिहेवियर, राइट। सेल्स के जरिए मैं सीख पाऊंगा सर कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, मतलब वो काम करो जो जिसमें कस्टमर का फोकस हो, राइट। इसके जरिए सर मैं प्रोडक्ट एनालिसिस सीख पाऊंगा, प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट कैसे एनालाइज किया जाए, मतलब कस्टमर को किस तरह का प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए, कैसा कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, सर मैं वो कर सकता हूं, मैं कस्टमर साइकोलॉजी समझ सकता हूं इसके जरिए, कस्टमर साइकोलॉजी कर सकता हूं सर, मैं बिजनेस डेवलपमेंट कर सीख सकता हूं इसके जरिए, बिजनेस डेवलपमेंट में एक्सपर्ट हो सकता हूं इसके जरिए, सर मैं यहां पे टीम मैनेजमेंट सीख सकता हूं, टीम मैनेजमेंट, यहां पे मैं प्रेशर मैनेजमेंट सीख सकता हूं, प्रेशर मैनेजमेंट, यहां पे मैं टाइम मैनेजमेंट सीख सकता हूं, टाइम मैनेजमेंट, मैं यहां पे एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, किसी चीज को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए वो सीख सकता हूं, बहुत कुछ सीख सकता हूं सर मैं सेल्स के जरिए। सर आई हैव वन क्वेश्चन ऑल्सो। या आपने जो पॉइंट बताया वो तो चलो हमें पता है, लेकिन अगर कोई बच्चा अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहा है, एम कॉम करके आ रहा है, बीकॉम, तो उसको तो पता ही है क्योंकि बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन है सारे ये, उसने प्रैक्टिकल भी करा होगा इंटर्नशिप पे, तो अब यहाँ क्यों सीख रहे हो, वहाँ क्यों नहीं सीखा, तो वो तो फिर ईमानदारी की बात हो जाएगी ना। सर 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 इसका आंसर देता हूं सर, किसी महान बड़े बिजनेसमैन ने कहा था, भाई आइडिया है तेरे पास, तू आइडिया लेके घर में चले जा, आइडिया कुछ नहीं होता,
आइडिया एग्जीक्यूट कैसे करना है वो मैटर करता है। तमाम Implement. आइडिया तुम्हें गूगल और तुम्हें वेब इंटरनेट पे मिल जाएगा, बहुत आइडियाज मिल जाएंगे। आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है दोस्त, आइडिया के एग्जीक्यूशन की वैल्यू है, आइडिया के इंप्लीमेंटेशन की वैल्यू है। आइडिया कुछ आइडिया तो बहुत ऐसे, तुम्हें चैट जीपीटी तुम्हें कितने आइडिया दे देगा, तुम्हें कितना यूट्यूब आइडिया दे देगा। अरे आइडिया मत दो, आइडिया मत दो, एग्जीक्यूशन बताओ ना यार। ये जो 21 दिन का प्रोग्राम है, यहां पे मैं तुम्हें आइडिया नहीं दे रहा। 21 दिन के प्रोग्राम में मैंने तुम्हें एग्जीक्यूशन बताया, मैंने तुम्हें बताया, मैंने ये नहीं बताया सेल्स कैसे करते हैं, मैंने ये बताया कि सेल्स करते समय क्या क्या चैलेंजेस होंगे, मैंने ये बताया कि सेल्स जब तुम करोगे तो तुम्हारा कस्टमर कैसे 100 तरह के क्वेश्चन पूछेगा, मैंने तुम्हें ये बताया कि जब तुम सेल नहीं कर पाओगे, टारगेट नहीं होगा, जब तुम ऑफिस आओगे, ब्रांच में आओगे, जब तुम्हारी रिव्यू मीटिंग होगी तो ब्रांच सेल्स मैनेजर किस तरह चिल्लाएगा तुम पे, चिल्ला तक के बताया मैंने। तो मैंने एग्जीक्यूशन करके दिखाया है, ह्यूज डिफरेंस, एग्जीक्यूशन और आइडिया, ह्यूज डिफरेंस। तो ये है धीरज आंसर इसका। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, और या ऐसे दोगे तो डेफिनेटली यार ये रिजल्टेंट है। देखो यार, ये कोई जो मैं बोल रहा हूँ कोई किताबी भाषा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कहता है। यस ये एक्सपीरियंस ही कह रहा है जिसके जरिए मैं तुमको तुम्हारे आंसर, कैसा भी आंसर हो, उस कैसा भी क्वेश्चन हो, उसको एक यूनिक स्ट्रक्चर दे के बता सकता हूं मैं तुम्हें। तो एक यस सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से आता है। एंड ये देखो, तुम सेल से ये सब सीख सकते हो यार, जो किसी भी नौकरी में तुम नहीं सीख पाओगे यार। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी। ओके, थैंक यू सो मच सर। ऑल राइट धीरज, ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन तुमने ये था ना कि 5 इयर्स या 3 इयर्स। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद कहां देखोगे अपने आप को, 3 साल बाद कहां देखोगे अपने आप को। तो पता, जनरली लोग बोलते हैं सर 3 साल के बाद मैं ब्रांच मैनेजर बनना चाहूंगा, यानी कि आपको ब्रांच मैनेजर के आगे पता ही नहीं है कि ब्रांच मैनेजर के बाहर क्या होता है, राइट। आप बोलते सर मैं 3 साल बाद यहां देखूंगा, वहां देखूंगा, पोजीशन बता देते हो, आप डेजिग्नेशन बता देते हो। कोशिश करो यार ये अवॉइड करो। 3 साल बाद कहां देखोगे सर, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद तो मैं अपने आप को, मैं बैंकिंग एक्सपर्ट देखना चाहूंगा, यानी कि आज मेरे पास नॉलेज तो है लेकिन थ्योरेटिकल है। मैं स्किल्ड देखना चाहूंगा अपने आप को, मैं अपने आप को फाइनेंशियल एक्सपर्ट देखना चाहूंगा अपने आप को। मैं एक कह सकता हूं कि जिस वर्टिकल में काम कर रहा हूं उस वर्टिकल का एक्सपर्ट बन के देखना चाहूंगा, क्योंकि उस मैं चाहता हूं सर, अगर 3 साल के बाद जिस वर्टिकल में काम कर रहा हूं उस वर्टिकल में अगर कोई कंसर्न, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंजेस अगर आए तो लोग मुझे याद करें। मैं इतना एक्सपर्ट बनना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि 3 साल के बाद मैं इतना अच्छे, इतना कुछ अचीव कर लूं कि आप खुद मुझे आके बोलो, तुम देख रहे हो वो धीरज जो लड़का है ना, उसको मैंने हायर किया था, आप गर्व के साथ बोल सको। तो मैं ये चाहता हूं 3 साल के बाद ऐसा कुछ। यार आपने यहां बोल दिया ना, ये बोल दिया, बस वो गदगद हो गया, यहीं पे आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, तो इस तरह आपको आंसर्स देना है। नेवर यूज डेजिग्नेशंस, ग्रेड, पोजीशन नहीं, हमेशा यूज करो जनरल, हमेशा यूज करो कि स्किल्स, एनहांसमेंट, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, बड़ी बड़ी बातें करो, सीख जाऊंगा, सीख जाऊं। इंटरव्यू, हमेशा मैं बोलता हूं दोस्तों, इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू का मतलब होता है वो आपको अंदर से देखना चाहता है, वो आपकी सोच समझना चाहता है। आप जो इंटरव्यूअर चाहता है ना, जो रिक्रूटर चाहता है, बस वही बोलो। हमेशा याद रखना, जो रिक्रूटर चाहता है हमेशा यही बोलना चाहिए। एक चीज और बताऊंगा यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैंने खुद ये चीज डिजाइन की है, ये खुद मैंने बनाया है, तुम सबको, काफी लोगों को पता होगा। जब भी आप आंसर डिलीवर करते हो, कोई भी आंसर, चाहे आप कोई सेमिनार ले रहे हो, कोई लेक्चर दे रहे हो, कोई लेक्चर चल रहा है आपका, कोई आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है, आपका कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है, आपके कोई इंटरव्यू चल रहा है, वो कुछ भी चल रहा हो दोस्तों, कुछ भी चल रहा हो, याद रखना इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट में होता है आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं सैस कॉन्सेप्ट। आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, हमेशा सैस कॉन्सेप्ट में बोलो। सैस का मतलब होता है कि आपके जो लाइंस आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो, उनमें जो लाइंस आप बोल रहे हो, वो हमेशा नंबर 1 स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बोलो, हमेशा स्ट्रैटेजिकली बोलो, स्ट्रैटेजी के साथ बोलो। दूसरा, एनालिसिस करके बोलो, एनालिसिस करके बोलो मतलब एनालिटिक्स करो उसमें,
तीसरा स्टैटिस्टिक्स यानी फिगर्स और डेटा के जरिए बात करो, फिगर्स एंड डेटा के जरिए बात करो दोस्तों। याद रखना, कोई भी आपके आंसर्स होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होता है, आपका आपके बातचीत करने का तरीका होता है, आप प्रेजेंट करते हो, आप सेमिनार करते हो, वेबिनार करते हो, हमेशा जो भी आप कर रहे हो सैस कॉन्सेप्ट में करो, स्ट्रैटेजिकली, एनालिटिकली और स्टैटिस्टिकली। क्या? स्ट्रैटेजिकली, एनालिटिकली और स्टैटिस्टिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो, अगर आप स्ट्रैटेजी, एनालिसिस और स्टैटिस्टिक आप अपने आंसर्स में, अपने एक्सप्लेनेशंस में लेके आते हो, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक अलग ही दिखेगा, वो एक यूनिक दिखेगा। ठीक है, मेरा एक डायलॉग है दोस्तों, भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ की वजह बनो। कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमेशा भीड़ की वजह बननी चाहिए। कुछ ऐसा काम करो कि आपकी वजह से भीड़ इकट्ठी हो। लेकिन हाँ, हमेशा ये भी डायलॉग मारता हूं, किसी का खून मत कर देना, भीड़ उसकी वजह से भी इकट्ठा हो जाएगी। खून करने की जरूरत नहीं है, अच्छे काम करो। राइट। एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत कॉमन है जब हम सेल्स की बात करते हैं, जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट बहुत आता है जिसे हम कहते हैं फैब। फैब कॉन्सेप्ट का मतलब होता है फीचर, फ्यूचर नहीं, फीचर, विशेषताएं, फीचर। दूसरा आता है एडवांटेज, एडवांटेज। एंड तीसरा आता है बेनिफिट्स, बेनिफिट्स। यानी कि जब हम प्रोडक्ट पिच करते हैं, जब हम प्रोडक्ट समझाते हैं, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो इन तीन कॉन्सेप्ट में हमें बताना है, फीचर में, एडवांटेज में और बेनिफिट्स में बताना है। राइट, दैट्स कॉल्ड अ फैब कॉन्सेप्ट। ओके, एंड सबसे पहले हमें बेनिफिट से शुरुआत करना होता है। फैब है लेकिन हमेशा BAF, बैफ के कॉन्सेप्ट में चलना है। फैब की जगह बैफ कॉन्सेप्ट यूज करना है, पहले बेनिफिट, फिर एडवांटेज, फिर फीचर। यार फीचर तक तो नौबत ही नहीं आती, आपको ऐसे आपका काम हो जाता है बेनिफिट में ही। ऑलराइट गाइस, क्लियर है? आई होप ये क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया हो। सारे जनरल फाइनेंस के कुछ सेशंस डालूंगा जिसमें आप टैक्स, जो लोग भरते हैं, जो लोग टैक्स पे करते हैं, जिनकी सैलरी से टैक्स कटता है, वो क्या करे जो टैक्स ना कटे। अगर टैक्स कट गया तो आईटीआर क्या होता है, कैसे आईटीआर फाइल करें। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं आईटीआर फाइल सीए से कराते हैं, खुद क्यों नहीं कर रहे हैं, आईटीआर फाइल करो ना। तो ये सब सिखाऊंगा मैं आपको, सब कुछ सिखाऊंगा इसी चैनल के जरिए। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग हमारे दोस्तों, अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है, यूनिक फैक्ट्स है, यूनिक बैंकिंग चीजें हैं, बैंकिंग के आपके इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो आप फॉलो करिए, बहुत मजा आएगा इस चैनल के जरिए। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, आई होप आप सबको मजा आया होगा, यहाँ पे आप सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ठीक है, चले आज का फिलहाल सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। जो मेरे जूम में जो बच्चों ने ज्वाइन किया है दोस्तों, मेरे पास सारे के सारे असाइनमेंट्स आ जाने चाहिए, एंड ट्रस्ट मी, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। स्किल्स पे काम करते रहो, करते रहो, करते रहो। 50-55 जो भी तुम लोग स्टूडेंट हो, जो एक लेवल पे ट्रेंड हो रहे हो, ठीक है, इसी तरह मुझे और लेवल पे आपको ट्रेन करना है दोस्तों। ट्रस्ट मी, बहुत कुछ आपकी, मैं आपको पहली जॉब के लिए रेडी नहीं कर रहा, आपके बेटर करने के लिए रेडी कर रहा हूँ। ठीक है एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा कल है, कल सैटरडे है, कल सेशन होगा हमारा, जो कि नॉर्मल चलता है वैसे ही होगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, टेक केयर। और जो लोग लाइव में हैं, लाइव में थे, मुझसे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, मतलब उसमें है, तो दोस्तों एक ऑफिशियल से हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उस ग्रुप के जरिए आप पहले एक काम करो, आप ज्वाइन करो। आपको अगर व्हाट्सएप पे कोई वीडियोस है, व्हाट्सएप के वीडियोस पे जाके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अपना कुछ करो, मैं वहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, कुछ ना कुछ हम रास्ता निकालेंगे, हम देखते हैं। आप एक बार अगर आपने परचेज नहीं किया, कोर्स परचेज करिए, एंड देन विल डू समथिंग। ठीक है, ऑलराइट गाइज, चलो एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास पे, जो कि हमारी कल हो रही है। टेक केयर, बाय बाय।